हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप सभी लोग जुड़ जाइए और जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। और आप सभी का देखा जाए तो यह साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका वीडियो होने जा रहा है, जो कि कल हम यह टॉप जो देखा जाए तो यह 100 MCQs कराए थे। और आपके बोर्ड पेपर के दृष्टि से देखा जाए तो यह सभी प्रश्न आपको देखा जाए तो 25 फरवरी को पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको भरपूर यानी कि हर एक क्वेश्चन को देखना है। जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट करेंगे। और हाँ, साउंड प्रॉपर जा रहा है कि नहीं एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। जैसा कि जुड़ चुके हैं कुछ विद्यार्थी, उनका नाम लेना चाहेंगे। पूजा गुड मॉर्निंग, आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आज भी हम टॉप 100 क्वेश्चंस को करेंगे। और यह टॉप 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये सभी है। तो यह सभी क्वेश्चन हम कराएंगे और आपका 7 बजे से इंग्लिश का क्लास चलेगा, जिसमें वो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड पेपर को देखा जाए तो दृष्टि में रख करके यह आपका जो क्वेश्चंस हैं यह कराए जा रहे हैं। और पूरा भली भांति हर एक क्वेश्चन को समझाएंगे। ये जो विज्ञान का आपका टॉप जो 100 क्वेश्चन है इसको। चलिए तो हम आते हैं और यह देखा जाए तो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके देखा जाए तो बोर्ड पेपर के लिए है वीडियो, ठीक है। तो यह आपका कितना होगा, 100 MCQs हम कराएंगे। क्या 100 MCQs? और हाँ, कल भी हम 100 टॉप क्वेश्चन कराए थे। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, पार्ट 1 करके, टॉप पार्ट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से। तो आप सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार। और हाँ, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। कह रहा है क्वेश्चन कि एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने पर उत्पन्न होती है। यानी कि अब रही बात कि हम अगर एथेनॉल को क्या करें, देखें एथेनॉल को अगर हम सोडियम से अभिक्रिया कराएं तो फिर क्या उत्पन्न होगी, इस बात को पूछ रहा है। देखिए अगर हम बात करें एथेनॉल की तो देखिए एथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, CH3CH2OH, या इसी को हम यह भी कह सकते हैं कि C2H5OH भी हम कह सकते हैं। ये क्या है, एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल है, ठीक है। क्या है, एथेनॉल। चलिए एथेनॉल का हमने रासायनिक सूत्र लिख लिया। इसको कह रहा है कि किससे अभिक्रिया कराने पर, तो सोडियम धातु से। किससे, सोडियम धातु से। अच्छा चलिए हमने इसको सोडियम से अभिक्रिया करा दिया। अब रही बात कि यह फिर बनेगा क्या। हम जब देखें एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे तो यह आपका हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित हो जाएगा, यानी बचेगा आपका देखा जाए तो CH3CH2 आपका O, और हाइड्रोजन के जगह पे आपका आ जाएगा Na, और आपका विस्थापित होने वाली गैस जो है वह हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन गैस आपका देखा जाए तो विस्थापित हो जाएगी। अब रही बात कि यह विद्यार्थियों को यह पूछता है कि यह आपका उत्पाद में हाइड्रोजन गैस के साथ साथ क्या बनता है, तो इसका हम अगर नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं सोडियम, क्या बोलते हैं, सोडियम एथॉक्साइड। क्या बोलते हैं, एथॉक्साइड, ठीक है, एथॉक्साइड बोलते हैं इसको, एथॉक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम एथॉक्साइड इसको बोला जाता है। यानी जितने भी विद्यार्थी गुड मॉर्निंग जितने भी विद्यार्थी बी ऑप्शन बता रहे हैं आप सभी का करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा यह देखा जाए क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 100% यह क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलता है, किसी ना किसी सेट में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी जिस पे हम 100% लिखें या स्टार बना दें, समझिए कि वह क्वेश्चन रिपीटेड है। क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आते हैं अगर बात करें किसी सजातीय, क्या समसजातीय, क्या हो, समसजातीय मतलब कि हम अगर जो भी तुलना करेंगे, जो भी हमारा जो आपका क्या होगा सदस्य होगा, यह सदस्य क्या होगा, सम होगा, यानी कि दोनों एक ही होगा, ठीक है। अब आते हैं यानी कि इसके बीच का हम अगर अंतर देखें कि सदस्यों के बीच अगर हम देखें क्रमागत सदस्यों के बीच अंतर, तो यह आपका किसका अंतर होता है, तो CH2 इकाई का होता है। किसका इकाई होता है, तो CH2 इकाई की अगर हम बात करें तो यह जितने भी विद्यार्थी फर्स्ट ऑप्शन बता रहे हैं आप सभी का यह करेक्ट आंसर है। क्या है, करेक्ट आंसर है।
आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर जो क्वेश्चन है आपका देखा जाए तो 3 नंबर का नाम यह है क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब इन दोनों में से इन दोनों का प्रकार होता है। तो हम आते हैं हाइड्रोकार्बन को बांटते हैं। क्या हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, किसकी? हाइड्रो अगर हम कार्बन की बात करें तो इसका हम 2 पार्ट करते हैं। पहला देखा जाए तो आपका संतृप्त, क्या? संतृप्त। अब रही बात कि दूसरा क्या होता है, तो दूसरे की बात करें तो यह होता है असंतृप्त। क्या होता है? असंतृप्त होता है। अब रही बात कि इनमें भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। संतृप्त की अगर हम बात करें तो संतृप्त का जो भी कार्बनिक यौगिक होता है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस में क्या होता है? 2 होता है। ठीक है। अब रही बात कि इनमें हमारा कार्बन कार्बन के बीच बंध क्या होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें जितने भी हमारे ये संतृप्त कार्बनिक यौगिक होंगे इनमें हम देखें तो कार्बन कार्बन के बीच हमारा सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। अब रही बात कि असंतृप्त को देखें तो असंतृप्त हमारा 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? अगर हम असंतृप्त की बात करें तो यह आपका क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। जैसे ए और इसको हम बी में बांट रहे हैं तो हम अगर बात करें तो यह आता है, इसमें आपका आता है क्या? एल्केन। इसको बोलते हैं एल्केन। ठीक है, इसको एल्केन बोलते हैं। इसमें बात करें तो यह आता है आपका एल्किन। क्या आता है? आपका देखा जाए तो एल्किन आता है। अब रही बात कि फिर एल्किन के बारे में थोड़ा सा जान जाए। हम अगर एल्किन की अगर बात करें तो एल्किन में हमारा देखा जाए तो कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। और हम बात करें इसमें तो आपका देखा जाए इसका सामान्य सूत्र तो CnH2n होता है। ठीक है। अब आइए असंतृप्त में हम बी पार्ट को देखते हैं। यह होता है आपका एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। एल्काइन की अगर हम बात करें, क्या अगर हम एल्काइन की बात करें तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। क्या होता है? यह देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। सत्येंद्र जुड़ चुके हैं। ठीक है। पंकज कुमार डी ऑप्शन बता रहे हैं। मुस्कान प्रवीण गुड मॉर्निंग आप सभी को। यहाँ आंसर भी देखिए और यह जो फैक्ट बता रहे हैं गुड मॉर्निंग यहाँ से देखा जाए तो यह सभी क्वेश्चन के देखा जाए तो यह आपके बोर्ड पेपर के द्वारा पूछा जाता है। इसलिए हम इसका क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। और बहुत से विद्यार्थी आ रहे हैं, अरे भाई आओ तो सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर भाग जाओगे। बताओ इतना सपोर्ट नहीं कर सकते हो और भाग करके जा रहे हो। आप ही लोगों के लिए इतना हम बता रहे हैं। देखिए एल्काइन की हम अगर बात करें, क्या अगर एल्काइन की हम बात करें तो एल्काइन का सामान्य सूत्र हमारा CnH2n-2 होता है। अच्छा, अगर हम इसमें कहें कि कार्बन कार्बन के बीच कितना बंद होता है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या वो होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब रही बात गुड मॉर्निंग टिंकल। अब रही बात कि इसमें देखिए IUPAC नाम लिखते वक्त एल्केन में हम मूल शब्द में क्या जोड़ते हैं? हम मूल शब्द में देखें तो मूल शब्द में हम एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं। और इसके हम IUPAC नाम में देखें तो मूल शब्द में क्या जोड़ते हैं? इन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? इन जोड़ते हैं। फिर इसके IUPAC नाम की बात करें तो इसके मूल शब्द में हम आइन जोड़ते हैं। रही बात यही आपका IUPAC नाम का सामान्य सूत्र का कितने बॉन्ड होता है इन सबको हमने बता दिया। यह आपके एग्जाम में देखा जाए तो बार बार के क्वेश्चन आते हैं IUPAC से संबंधित। ठीक है, चलिए आते हैं अब इसका आंसर। अगर हम बात करें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो असंतृप्त में हमारा एल्किन होता है और एल्काइन होता है, यही ना होता है 2। तो अब रही बात कि इस तरह से नहीं पूछा है। अब इसका दे रहा है कुछ यौगिकों का नाम, तो हम देखेंगे कि किस में हमारा यह फार्मूला लागू हो रहा है, नहीं तो किस में हमारा यह लागू हो रहा है। दोनों में कोई एक लागू होगा तो हम उसे कह सकते हैं कि यह क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आइए पहले हम ऑप्शन को अगर हम देखें, क्या अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो यह कह रहा है कि CnH2n। ठीक है, यानी कि हम अगर CnH2n पर हम देखें यहाँ पे क्या ये हम अगर 2n-2 पर देखें 2n-2 पर तो यही फॉलो कर रहा है। यह कार्बन की संख्या 2
हाइड्रोजन की संख्या निकालेंगे तो 2 गुना और -2 करेंगे तो यहाँ देखिए आपका 2 हो जा रहा है, यानी C2 और 2 दुना के 4 -2 तो हमारा हो गया ना, क्या हो गया, C2H2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा आपका देखा जाए इस क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर का रहा है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। अच्छा, अब रही बात कि हम एल्कीन की अगर बात करें, किसकी, अगर हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन हमारा कैसा कार्बनिक यौगिक है, तो यह असंतृप्त है। क्या है, असंतृप्त है, अभी पढ़ाया है। अच्छा, इसकी अगर हम सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n होता है। अच्छा, इसके अगर हम क्या कहें, कार्बन कार्बन के बीच कितना बंध होता है, तो 2 बंध होता है ना, 2 ही बंध होता है। अच्छा, इसका अगर हम IUPAC नाम लिखेंगे तो इसके मूल शब्द में क्या करेंगे, मूल शब्द में हम इन जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ देंगे। बोलिए, यह हम देखें एल्कीन से हमें इतना चीज का जानकारी प्राप्त हो रहा है। चलिए, तो अब रही बात कि इसमें इसका देखा जाए तो यौगिक का नाम दिया हुआ है। अब रही बात कि यौगिक हम देखें मेथेन, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CH4 होता है। एथेन की बात करें तो C2H6 होता है, और एथिलीन की बात करें तो C2H क्या होता है, 4 होता है। एसिटिलीन की बात करें तो C2H2 होता है। अब मिला लीजिए, इसका रासायनिक सूत्र हमें पता होना चाहिए तभी हम बता पाएंगे। देखिए एल्कीन, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र हमारा CnH2n होता है, और आपका एथिलीन देखिए CnH2n, 2 गुना हमारा कार्बन मिल रहा है। ए ऑप्शन नहीं होगा भाई, ए ऑप्शन नहीं होगा। पांडे जी ए बता रहे हैं, आपका सत्येंद्र भी ए ऑप्शन बता रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर आप लोग टाइप कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टाइप करेंगे तो हम फिर बता पाएंगे कि हाँ आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। चलिए, यह क्वेश्चन देखा जाए तो प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र क्या है, C2 है और H6 है। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि इसमें मतलब कि कितने सहसंयोजक आबंध होंगे, तो हम इसकी अगर बात करें तो इसका हमको संरचना सूत्र बनाना पड़ेगा। क्या, हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर मेरे दो भाई, क्वेश्चन नंबर, ये नंबर दाग करके और उसके बाद से ऑप्शन बताओ। देखिए, इसकी हम बात करें तो इसमें कार्बन की संख्या 2 है, और हम हाइड्रोजन हम अगर दें इसको, क्या हाइड्रोजन अगर हम दें इसको, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 6 है। तो 6 इसको हाइड्रोजन दे दीजिए, दे दिए हम, 3 इधर, फिर इधर 3, 6 हो जाएगा। अब रही बात कि हम क्या पूछ रहा है कि सहसंयोजक आबंध ना, सहसंयोजक आबंध का मतलब ये होता है कि क्या करो, इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना क्या करें, अष्टक को पूरा करें। ठीक है, तो देखिए यह साझा ही किए हैं सब, यह भी साझा किया है, यह भी साझा किया है, यह कार्बन कार्बन के बीच साझा किया है, यानी यह 1 2 3 4 5 6 7, यानी देखा जाए तो 7 सहसंयोजक, क्या सहसंयोजक आपका इसमें बंध बना है। कितना, 7 सहसंयोजक। और 7 सहसंयोजक आबंध की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। बोलिए, यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? आते हैं अगले क्वेश्चन आपका देखा जाए तो अगला 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। अभी हम पढ़े हैं 3 चीज और फिर से इसको हम रिवाइज करा दे रहे हैं। पढ़े हैं पहला एल्केन, क्या पढ़े हैं, एल्केन। और हम दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट पढ़े हैं एल्किन, क्या पढ़े हैं, एल्किन। और हम तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरा जो पॉइंट है क्या है, तीसरा अगर हम पॉइंट की बात करें तो यह पढ़े हैं हम एल्काइन, क्या पढ़े हैं, एल्काइन हम पढ़े हैं। 3 चीज हम पढ़ चुके हैं। अब 3 चीज में हम अगर विस्तार से पूरा बात करें कि एल्केन, एल्किन, एल्काइन जब हम पढ़े हैं तो इनके बीच क्या क्या चीज पढ़े हैं और क्या बोर्ड पेपर पूछता है। चलिए, हम एल्केन की बात करें तो यह एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+ में आपका 2 होता है। इसमें हम कार्बन कार्बन के बीच बात करें अगर बंध की तो सिंगल बॉन्ड होता है। फिर अगर इसके हम कार्बन
कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखें तो इसके हम मूल शब्द में क्या करते हैं, हम N जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? N जोड़ देते हैं। चलिए, और इसका पहला सदस्य की बात करें तो इसका CH4 पहला सदस्य है, जिसे हम मेथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेन, या हम बात करें तो मार्स गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स गैस। चलिए, अब एल्कीन की बात करें। हम अगर एल्कीन की बात करें तो इसमें हमारा जो सामान्य सूत्र होता है, क्या होता है? CnH2n होता है। अच्छा, अब हम कार्बन के बीच बंध की बात करें तो यह डबल बॉन्ड पाया जाता है। अब रही बात कि हम अगर इसका IUPAC नाम लिखें तो मूल शब्द में क्या जोड़ देते हैं? मूल शब्द में हम बात करें तो इन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? इन जोड़ देते हैं। चलिए, अब आते हैं एल्काइन में। क्या? एल्काइन की बात करें तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n माइनस में 2 होता है। क्या होता है? CnH2n माइनस में 2 होता है, और 5 का B और 6 का देखा जाए तो आप सभी का B ही आंसर आ रहा है। बस आते हैं, बस इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अगर हम कार्बन के बीच बंध की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड आता है। अच्छा, अगर इसके IUPAC नाम की बात करें तो इसके IUPAC नाम में मूल शब्द में क्या जोड़ते हैं? हम बात करें मूल शब्द में आइन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? आइन जोड़ देते हैं। इतना रहा, और यह सब आपका बोर्ड पेपर सब पूछता है। अच्छा, सामान्य सूत्र पूछ रहा है मेरे दोस्त। सामान्य सूत्र यहाँ हम आपको लिख दिए हैं। देखिए, CnH2n माइनस 2 होता है, तो कौन B बता रहा है जी इसका? इतना एक्सप्लेन करने के बाद 6 का C, हाँ B नहीं होगा, C होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, आएगा आपका C ही। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं हम गलती से पढ़ देते हैं कि सही है। विद्यार्थियों की गलती बता रहे हैं। गौरव विश्वकर्मा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो गलती ये नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ना है, तभी हमारा जो आंसर होगा करेक्ट आ सकता है। क्योंकि हम गलत क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे तो गलत आंसर देंगे। ठीक है, तो हम पहले सावधानी से इसको सही पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि गलत है। गलत कौन सा है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये तो सही है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, तो आप पढ़े होंगे प्रकाश में सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, हाँ अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग है, तो यह गलत है। क्या है? यह गलत है, जो कि अगर क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही हमारा सही नहीं है। आते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन, बात करें 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब रही बात कि समतल दर्पण पूछ रहा है विद्यार्थियों का, 7 का D आ रहा है। हाँ, चलिए, अब इसका बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 8 का, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है। देखिए, समतल दर्पण की बात करें तो यहाँ से हम आते हैं किसमें हम दर्पण की। दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण, ठीक है, क्या? उत्तल दर्पण। फिर आपका होता है अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। उसके बाद से आपका होता है समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण। अब रही बात कि इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, तो इसकी फोकस दूरी ज़्यादा हमसे पूछता है तो यह धनात्मक होता है, और इसकी बात करें तो इसकी फोकस दूरी पूछता है तो यह ऋणात्मक होती है, और इसकी हम अगर फोकस दूरी की बात करें तो यह आपका अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। यह क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? जितने भी विद्यार्थी 8 का B आंसर बता रहे हैं, पंकज कुमार बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग केवल देख रहे हैं और सब्सक्राइब न करने के वजह से तभी से आप सभी लोग बस दर्शक बन करके देख रहे हैं। अरे मेरे दोस्त, इतना हमें हेल्प नहीं कर पाएंगे, और इतना आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, और एक सब्सक्राइब मतलब करने में इतना सोच रहे हैं। बताइए, आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, हम इतना मेहनत करके आपको कंटेंट बना रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इतना अच्छा से अच्छा ला करके दें कि आप बोर्ड पेपर में अच्छा मार्क्स लाएं, और एक सब्सक्राइब के लिए मतलब इतना सोच रहे हैं। देखिए, कमेंट नहीं तो अभी खोल देंगे तो भर भर के कमेंट आने लगेगा। बताइए, चलिए खैर
हमारा पढ़ाना काम है, आपकी जैसा इच्छा आप अपना काम कीजिए। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। अच्छा, एक देखा जाए तो यह समतल दर्पण है। क्या है? आपका समतल दर्पण है। मान लीजिए इसका नाम हम दे रहे हैं AB। क्या है? आपका यह समतल दर्पण है। ठीक है, क्या है? समतल दर्पण। अब रही बात कि इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है वस्तु कोई। चलिए यहाँ से हम देख रहे हैं आपका इसको नाम, चलिए हम इसको दे रहे हैं PQ। ठीक है, PQ। यह देखा जाए तो इसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक आपका 10 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। अच्छा, तो फिर यह दर्पण देखें तो अपना से पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनाएगा। क्या बनाएगा? इसका प्रतिबिंब बनाएगा PQ डैश। ठीक है, अब रही बात कि पूछ रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो दर्पण से प्रतिबिंब हमारा पीछे रहेगा, तो यह अभी तो 10 ही सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? यह 10 ही सेंटीमीटर होगा। लेकिन एक बात और है, यह आपका क्वेश्चन अगर यह वस्तु क्या पूछ दे, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच दूरी पूछ दे, वस्तु और यह प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ दे, तो आपका देखा जाए तो आपका यह कितना हो जाएगा उस वक्त? 20 सेंटीमीटर। लेकिन फिलहाल आपका 10 ही सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा बी। वेरी गुड। आते हैं अब 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। क्या आवर्धन की बात करें तो यह m का मान पूछ रहा है। इसका तो आंसर हम देखेंगे कि किस विद्यार्थी का आंसर सबसे पहले आ रहा है। और आप सभी लोग नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं कि आप नंबरिंग करेंगे तो आपका क्वेश्चन, जैसा कि मान लीजिए सत्यम का नाम है कि 9 का बी, और फिर गौरव विश्वकर्मा दिए हैं 9 का बी, फिर एक विद्यार्थी का आया है गौरव विश्वकर्मा 8 का। ठीक है, पंकज का भी आया है 8 का बी। अब इस तरह से समझ में आ रहा है कि आप किसका आंसर दे रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं, तो यह अभी आप समझ जा रहे हैं कि सर जी क्या बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे ABC कर दीजिए, हम उसको क्या समझेंगे। उपेंद्र कुमार क्वेश्चन नंबर, प्लीज आप लोग क्वेश्चन नंबर डालिए। पूजा आप भी ऐसा करो कि आप भी नंबरिंग करो। ठीक है, समतल दर्पण। चलिए हम यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेन कर रहे हैं ना तो आप लोग भगने लग रहे हैं। अरे मेरे दोस्त, पहले समझिए कि हम क्या बता रहे हैं। हम एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहे हैं और वहाँ आप भगने लग रहे हैं। एक क्वेश्चन में हम देखें तो 2-3 इंक्लूड कर रहे हैं और क्वेश्चन, तो आप लोग भगने लग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। चलिए समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण नहीं, पहले आवर्धन की बात करते हैं। देखिए, अगर हम आवर्धन की बात करें, क्या हम आवर्धन की बात करें तो इसे m से प्रदर्शित करते हैं, और यह m बराबर I/O होता है। I क्या होता है? तो I की बात करें तो यह प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है? प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। क्या होता है? वस्तु की लंबाई होता है। अच्छा, यहाँ से देखें तो हमारा समतल से पूछ रहा है कि बता दो आप ना कि समतल में, समतल की बात करें तो समतल में जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होता है। यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई, यह दोनों बराबर होता है तो कट करके 1 आ जाता है। यानी यहाँ से समतल दर्पण की अगर हम आवर्धन की बात करें तो इसका आवर्धन हमेशा, यह कह सकते हैं कि सदैव, क्या? सदैव। ठीक है, क्या होगा? यह सदैव क्वेश्चन को लगा सकता है कि सदैव 1 होगा, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन। अब रही बात कि यहीं से हम अगर पहला दर्पण तो हो गया, दूसरा अगर हम बात करें उत्तल की, तो उत्तल जितने भी विद्यार्थी जानते हैं थोड़ा जल्दी से कमेंट करेंगे इसका क्या होता है। और तीसरा हम बात करें आपका अवतल। पहले उत्तल का आंसर बताइए आप सभी लोग, जो भी विद्यार्थी जानते हैं। ठीक है, जानने वालों के लिए ये कमेंट करना है, बाकी नहीं करने वाले तो कहीं नहीं करेंगे, नहीं करने वालों को कहीं नहीं करेंगे, तो फिर कोई बात नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए कि उत्तल दर्पण का अगर हम आवर्धन निकालेंगे तो हम जानते हैं कि इसके प्रतिबिंब की लंबाई छोटी होती है। क्या होती है? आपका यह देखा जाए तो छोटा होता है, और नीचे आपका वस्तु हो जाता है बड़ा। क्या होता है? वस्तु देखा जाए तो बड़ा हो जाता है। अच्छा, कोई छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देंगे ना तो वह हमेशा 1 से कम आएगा, यानी 1 से आपका कम होता है। क्या होता है? 1 से कम। लेकिन अगर हम अवतल की बात करें तो इसका 1 भी होता है, आपका 1 से छोटा भी होता है,
क्या होता है, 1 से छोटा भी होता है और देखा जाए आपका तो 1 से बड़ा भी होगा। क्या होगा, 1 से बड़ा भी होता है, यानी कि यह ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यह क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। और इसकी आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन तो हो गया। चलिए आते हैं हम, अगर 11 नंबर देखें क्वेश्चन, तो 11 नंबर क्वेश्चन का नाम है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, यानी किस पे लागू होता है। प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है किस पे लागू होता है, ये आपको बताना है। देखिए अगर हम बात करें प्रकाश के परावर्तन का नियम जो होता है, यह कह रहा है कि केवल अवतल दर्पण पे लागू होता है। तो क्या अवतल पे होता है? नहीं, आपका अवतल, समतल, उत्तल यह सभी पे लागू होता है, जिसके वजह से आपका यह डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, और यह क्वेश्चन आपका देखा जाए तो बहुत रिपीट करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि F बराबर होता है R/2, ठीक है। अब इसी को चाहें तो हम बाई 1 करके चाहें तो लिख सकते हैं R = 2F, यह संबंध होता है, यही आपका क्या होता है, संबंध होता है। यानी कि R बराबर 2F, R बराबर 2F की अगर हम बात करें तो R बराबर 2F तो हमारा C ऑप्शन दिया हुआ है, यानी 12 का आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरे भाई D कहाँ से, F बराबर 2R करोगे, F बराबर 2R करोगे, C होगा अनुज कुमार, गुड मॉर्निंग 12 का आपका C R बराबर 2F आ रहा है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ से R बराबर निकालेंगे तो 2F हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। चलिए हम चूंकि बात करें तो R बराबर होता है 2F, होता है ना, यही वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, और F का मान 10 दिया हुआ है, तो 10 से 2 में गुणा करेंगे तो आपका 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी अगर हम 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आप सभी का C ऑप्शन, जितने भी विद्यार्थी बता रहे हैं, आप सभी का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरी यह -25 है, ठीक है, -25 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि संभवतः दर्पण एवं लेंस है। यानी कि अगर हम देखें तो इसकी अगर दर्पण है, आपका गोलीय दर्पण और आपका लेंस है, और उन दोनों की फोकस दूरी जो है आपका -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इस हम फोकस दूरी से हम कैसा दर्पण का अनुभव कर सकते हैं और लेंस का, दोनों में हम क्या अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, विकास आ गए हैं, गुड मॉर्निंग विकास। अब आते हैं रवि राजपूत, 13 का C, पंकज का 13 का C आंसर आ रहा है कि दोनों जो होंगे उत्तल होंगे। थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा हम और वेट कर लेते हैं और भी विद्यार्थियों का देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें तो आपका कहे दर्पण में, पहले दर्पण क्लियर कर लेते हैं। दर्पण में तो दर्पण आपका 2 होता है, ठीक है। अब 2 दर्पण में हम देखें तो एक होता है उत्तल और आपका एक होता है अवतल, समतल को छोड़ दीजिए, अवतल। अब रही बात कि इनमें हमारा धनात्मक होता है फोकस दूरी इसका, ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो ऋणात्मक होता है। लेकिन अगर हम लेंस में आए, क्या लेंस में आए तो लेंस में भी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, और आपका देखा जाए तो अवतल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। अब रही बात कि उत्तल की फोकस जो दूरी होती है यह धनात्मक होती है, लेकिन यहीं अगर हम इसकी बात करें तो ऋणात्मक होती है। इसका मतलब कि ऋणात्मक यह दिया हुआ है, और देखिए अवतल दर्पण क्या फोकस दूरी ऋणात्मक और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक। इसका मतलब कि यह दोनों क्या होंगे, अवतल ही होंगे। अगर दर्पण होगा तो अवतल दर्पण होगा, अगर उत्तल होगा तो वह क्या होगा आपका अगर लेंस होगा तो वह अवतल लेंस होगा। इसलिए इन दोनों का फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण से आपका परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से
वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखा जाए अगर यह हम देखें तो मान लीजिए कि अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है और यह अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। यह आपका देखा जाए F हो जाएगा और यह C हो जाएगा। यह कह रहा है कि यह किरण कहीं इस तरह से आ रही है, तो आने को तो आ गई, लेकिन फिर देखा जाए तो इसी तरह से होकर के चली जा रही है, यानी अपने पथ से विचलित नहीं हो रही है, अभिलंबवत आपतित हो रही है। यानी कि जब यह अपने पथ से विचलित ही नहीं होगी तो फिर इसका क्या होगा? हम देखें तो इसका जो आपका देखा जाए यह अपना मुख्य परिच्छेद करती है, तो आपका देखा जाए तो वक्रता केंद्र पर से कहाँ से परिच्छेद करती है? तो यह आपका जो परिच्छेदन कर रही है वक्रता केंद्र से, यानी कि C से। वेरी गुड, जितने भी विद्यार्थी C आंसर दे रहे हैं 15 का, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखें। अगर हम क्वेश्चन को देखें, वक्रता त्रिज्या का मात्रक, तो देखिए यह सब आपका देखा जाए तो दूरी का ही मात्रक है। बस यह बड़ा है, उससे छोटा यह है, उससे छोटा यह है, तो ये सभी दूरी का ही मात्रक है। तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक जो हम देखेंगे वह क्या हो जाएगा? आपका सभी हो जाएगा। सामान्य तापक्रम से कह रहा है कि सामान्य तापक्रम यानी टेम्परेचर और प्रेशर में द्रव के रूप में पाई जाने वाली आपका अधातु। वेरी गुड। हम देखें तो दो क्वेश्चन यहां से खड़ा होता है, आपका धातु और आपका देखें तो अधातु, यानी कि द्रव के रूप में। अगर हमसे धातु पूछे कि द्रव अवस्था में, तो द्रव अवस्था में पारा, क्या पारा नहीं, पारा मत बोल देना, पारा। और हम बात करें अधातु की तो यह है आपका ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन, यानी इसका संकेत Br। लेकिन यह किस अवस्था में? तो द्रव अवस्था में। ठीक है, द्रव अवस्था में पूछ रहा है। तो अधातु अगर हम आंसर बताएंगे तो 17 का B आंसर आ रहा है, जो कि आप सभी लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, B आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपसे धातु पूछेगा तो आपका पारा, और हम पारा का दूसरा नाम बात करें तो यह आपका मरकरी भी कहा जाता है, और क्विक सिल्वर से क्वेश्चन पूछता है। क्या? क्विक सिल्वर इसका अलग नाम है। क्या है? क्विक सिल्वर। ठीक है, सिल्वर, क्विक सिल्वर भी इसको कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछता है कि क्विक सिल्वर किस धातु का नाम है। तो क्विक सिल्वर की बात करें तो क्विक सिल्वर हम किसको बोलते हैं? पारा को बोलते हैं। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है, तो कैल्शियम फास्फेट का अगर हम सूत्र की बात करें तो Ca3 क्या होता है? Ca3PO4 का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है? Ca3PO4 का होल ट्वाइस होता है। आप सभी का करेक्ट आंसर 18 का C। जितने भी विद्यार्थी बता रहे हैं आप सभी का करेक्ट आंसर है। एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। यह हम थोड़ा इसका आंसर आप सभी का इंतजार करेंगे, देखते हैं किस विद्यार्थी का सबसे पहले आ रहा है। 18 नंबर, ठीक है। चलिए 18 नंबर के बाद 19 नंबर देखते हैं। और जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर एक बार कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं लगा रहे हैं, शेयर कर दीजिए एक बार। 19 का ए ऑप्शन आ रहा है उपेंद्र का। सबसे पहले उपेंद्र का आया है कि इसको एनोडिंग बोलते हैं। बहुत बढ़िया उपेंद्र, थैंक यू इसके लिए। देखिए हम बात करें एल्युमिनियम की सतह पे तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, आपका ऑक्सीकरण के द्वारा क्या होता है, वह जो एल्युमिनियम की परत पे ऑक्सीजन का परत जम रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। लेकिन वह परत को और मोटा करने के लिए यह देखा जाए Al2 आपका होता है O3 ना, यह इसको और मोटा करने के लिए, यह जो मोटा करते हैं तो इसको मोटा करने की प्रक्रिया को ही एनोडिंग बोलते हैं। नहीं तो यह जो जमता है ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, मोटा करते हैं यह, तो आपका इसको हम मोटा करने के लिए जो हम बोलते हैं तो इसको एनोडिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की मैथ में। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पेपर के लिए। ठीक है, 25 फरवरी को आपको यह सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका मैथ वाला क्वेश्चन का आंसर बताते चले आप लोग कि मैथ का इसका आंसर क्या होगा, कि मैथ में क्या होता है। 19 का आंसर यही आ रहा है आप सभी का। वेरी गुड, चलिए बताइए इसका देखते हैं सबसे पहले किस विद्यार्थी का आ रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका क्या, अगर हम बात करें यहाँ पे देखें अगर क्या कि मैथ में मुख्यतः होता है। देखिए मैथ की बात करें तो यह आपका देखा जाए तो आपका होता है फिर क्या, क्यूप्रस सल्फाइड।
क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, यह आपका होता है यानी कि मैट में। लेकिन अगर मैट की हम बात करें तो मैट में आपसे पूछेगा दो क्वेश्चन कि यह कितना शुद्ध होता है और कितना अशुद्ध होता है, ठीक है। शुद्धि और इसकी अशुद्धि पूछता है। क्या पूछता है? अशुद्ध। तो देखिए हम अगर बात करें शुद्ध कितना होता है तो यह 98% शुद्ध होता है, यानी 98% इसमें कापर होता है। और इसकी हम बात करें अशुद्धि की तो जब उतना 98% शुद्ध है तो 2% यह क्या होगा? अशुद्ध हो जाएगा। यानी कि आपका देखा जाए बी नहीं भाई, कौन? रवि राजपूत बी नहीं होगा, सी होगा, सी होगा, सी 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 वाले आप सभी का करेक्ट आंसर। हाँ, अब थोड़ा यहां से क्वेश्चन जो धातु अधातु है एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त और एकदम दमदार क्वेश्चन है, जो आपका और बार क्वेश्चन में आपका पेपर में आता है, 7 में 5 में तो आएगा। इसका मतलब कि यह इंपॉर्टेंट है, तभी तो आ रहा है। आइए अब करें कि उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड जो देखा जाए तो आपका अम्ल का भी गुण रखता हो और क्षार का भी गुण रखता हो, वही ना उभयधर्मी ऑक्साइड बोला जाएगा। अच्छा, उभयधर्मी ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो उभयधर्मी जो ऑक्साइड होते हैं Al2O3, ठीक है, ZNO, उसके बाद से SNO, उसके बाद से PbO, ठीक है, यानी एल्युमिनियम आपका देखा जाए ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, यह टिन ऑक्साइड, यह लेड ऑक्साइड। और इसमें हम ऑप्शन में देखें तो यह जिंक ऑक्साइड दिया हुआ है। यानी 21 नंबर क्वेश्चन का देखा जाए तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अब इस अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि धातुओं के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है मेरे दोस्त? गलत काटना है, यानी कि गलत है। कह रहा कि धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं। धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, नहीं। यह सदैव सहसंयोजक तो आपका अधातु बनाता है, ठीक है। यानी कि गलत तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह अधातुओं का गुण है। क्या है? यह अधातुओं का गुण है और हमको गलत कह रहा है कि सत्य नहीं है। और बाकी ऑप्शन को चेक कर लेंगे कि धातुएं धन आयन बनाती हैं, तो हाँ बनाती हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो हाँ। धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है, तभी तो आपका कोई भी वायर में क्या होता है? करंट प्रवाहित हो जाता है। यानी आप सभी का करेक्ट आंसर जो आ रहा है 22 का ए ऑप्शन आ रहा है। बोलिए, यहाँ जल्दी से कमेंट कीजिए। 22 के अगर हम आंसर की बात करें तो आपका ए आंसर हो जाएगा। आते हैं साधारण ताप पर द्रव धातु। अभी हम इसको बताए हैं, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए, देखते हैं क्या आंसर दे रहे हैं इसका। हाँ, ए आंसर होगा, वेरी गुड। चलिए इसका आंसर बताइए, देखते हैं सबसे पहले किस विद्यार्थी का आंसर आ रहा है। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए तो देखते हैं किसका सबसे पहले आ रहा है, और एक बार शेयर कर दीजिए। 22 का ए आंसर आ रहा है, वेरी गुड। हाँ हाँ, अब बताइए 23 का देखते हैं सबसे पहले किस विद्यार्थी का आ रहा है। 23 का है, तेईस का आंसर दीजिए आप सभी लोग। अरे भाई 24 का देने लगे रवि, 23 का ना, 23 का। देखिए हम दो क्वेश्चन यहाँ पे हम अभी पूछे हैं और बताए भी हैं कि आपका द्रव पूछेगा तो द्रव आपका धातु में भी पूछेगा, ठीक है। और फिर बात करें द्रव आपका तो यह अधातु में भी पूछेगा। किसमें? अधातु में। तो हम अगर देखें तो यह आपका धातु होगा तो यह पारा होगा। पारा की बात करें तो Hg संकेत, और हम अधातु की बात करें तो यह ब्रोमीन होगा Br। तो आपका इसमें तो पूछा है केवल धातु, तो हम धातु को बता देंगे, यानी डी ऑप्शन। जितने भी विद्यार्थी, यहाँ 23 का डी आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगर जिंक कह रहा है कि जिंक जो है धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके, यानी जिंक जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक आपका देखा जाए अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित कर रही है ना, तो यह बनाएगा आपका जिंक Cl, यानी ZnCl। और आपका देखा जाए तो आपका हाइड्रोजन गैस, यानी लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है ना,
क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस, यानी कि यह जो निष्कासित करेगी गैस, उस गैस का जो नाम है वह क्या है? हाइड्रोजन है। क्योंकि जो भी धातु होते हैं 24 का सी आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए वेरी गुड टिंकल, वेरी गुड। 24 का सबसे पहले आपका आंसर आया रवि, रवि का भी आंसर सी ही आ रहा है। वेरी गुड। निम्न में से कौन सा तत्व है धात्विक तत्व है? आपको बताना है जो तत्व का नाम धात्विक हो। तो यह देखा जाए तो अधातु है। क्या है? फास्फोरस है ना, तो फास्फोरस अधातु होता है। हीलियम की बात करें तो यह भी आपका देखा जाए अधातु है। अधातु में यह निष्क्रिय गैस है। क्या है? निष्क्रिय गैस है। अब रही बात कि यह और अगला ऑप्शन को हम देखें लिथियम, तो लिथियम आपका ऐसा धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है और यह आपका धातु है। धातु में देखें तो आपका सबसे हल्की धातु क्या है? आपका बात करें तो सबसे हल्की धातु है। यह क्या है? सबसे हल्की धातु पूछता है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो आप 25 नंबर क्वेश्चन का भी आप सभी का सी हो जाएगा, जिसमें देखें रवि राजपूत का आया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा नहीं, टिंकल का आया है। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। एकदम ऐसे ही लगे रहिए, एकदम 100% आपका रिजल्ट अच्छा होगा। हमारे साथ बस जुड़े रहिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? इसका तो हम नहीं बताएंगे, देखते हैं किस विद्यार्थी का आ रहा है। और इसको हम बार बार बताए हैं, बहुत बार बताए हैं और कहते आ रहे हैं कि इसको आप याद कर लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए। और इसका वही विद्यार्थी आंसर दे सकता है जिसको धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम पता होगा। धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम पता होगा। जिस भी विद्यार्थी को धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम पता होगा उसका यह आंसर करेक्ट होगा। चलिए हम इधर लिखते हैं और आपका आंसर का क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। आइए आपका इंतजार है। अच्छा यहाँ 26 देखें तो आपका देखा जाए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आपका देखा जाए तो एल्युमिनियम और आपका देखा जाए तो जिंक सोडियम पोटेशियम, आपका देखा जाए तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड मतलब आपका टीन, Pb, उसके बाद से आपका हाइड्रोजन, उसके बाद से कापर, उसके बाद से Hg, उसके बाद से Ag, उसके बाद से Au, उसके बाद से Pt। यह होता है धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम। अब रही बात कि 26 का आंसर टिंकल का आ रहा है और सबसे पहले रवि राजपूत नहीं टिंकल का आया है। और हम बात करें तो सी आंसर आप लोग दे रहे हैं कि हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगा। काहे नहीं करेगा? कि यह हाइड्रोजन जो है आपका देखा जाए हाइड्रोजन से नीचे वह धातु होना चाहिए, तो कापर। वेरी गुड, जो भी विद्यार्थियों का आंसर आया है करेक्ट आया है। अब इस क्वेश्चन से हम आप सभी से देखें तो बहुत हम प्रसन्नचित हैं। ठीक है आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। और यह गाना बहुत बढ़िया आज शूट किया है कि आइए आपका इंतजार है, आपका इंतजार है। बहुत बढ़िया, एकदम दिन को यह गाना याद आया है हमारे दिमाग में। निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? अब यह करती है, कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? आपका अगर देखा जाए हाइड्रोजन विस्थापित करती है तो एक बार पीछे हम आते हैं, देख लेते हैं कि हाइड्रोजन विस्थापित करने वाला यह आपका ऊपर का तत्व होगा। हाइड्रोजन से जितने भी यह धातु ऊपर हैं क्या करेंगी? अम्ल से अभिक्रिया करके और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। अच्छा विस्थापित कर देंगी तो आते हैं इसमें देखें तो कापर तो आपका नहीं होगा। आपका देखा जाए तो प्लेटिनम भी नहीं होगा और Hg भी नहीं होगा। इसका मतलब कि हमारा देखा जाए हाइड्रोजन से ऊपर हमारा मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या विस्थापित करेगा? आपका देखा जाए तो आपका क्या कर देगा? हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देगा। लोधी कॉमेडी, गुड मॉर्निंग। अच्छा ये बात है सर, एकदम बिल्कुल तभी गाना याद आया है। चलिए आते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन। और 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ताम्र ग्लांस की बात करें तो Cu2S होता है। क्या होता है? Cu2S। आप सभी का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका 28 का पहला, हाँ Mg। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
हाँ 28 का आंसर आप लोगों का ये हो जाएगा। चलिए अगर 28 बात करें, क्यूप्रस सल्फाइड इसको बोलते हैं, चारकोसाइड भी इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? चारकोसाइड भी इसको बोलते हैं। क्यूप्रस क्यूप्रस सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है। उसके बाद से अगर दूसरे नाम की बात करें तो दूसरा नाम है इसका चारकोसाइड। इसका दूसरा नाम की बात करें तो इसको हम बोलते हैं चारकोसाइड। क्या बोलते हैं? चारकोसाइड, ठीक है, ये अलग इसका नाम है। और यह देखा जाए तो किसके अयस्क है? तो कापर के, यानी कि कापर धातु का यह देखा जाए तो अयस्क है। बोलिए हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है क्यूप्रस सल्फाइड। हम अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। अवतल दर्पण दाढ़ी ओढ़ी जाके बनवैले बड़ा जा, अभी तो हम लोग दाढ़ी ना आयल हुई। अभी हम इंटर में पढ़ते हैं तो हमारे दाढ़ी ना आयल है, तो हम लोग तो शायद, लेकिन किसी किसी विद्यार्थी का हार्मोन्स ज़्यादा होता है तो आ जाता है। ए आंसर आ रहा है रवि राजपूत का, वेरी गुड। हाँ गुड मॉर्निंग सत्येंद्र जी, गुड मॉर्निंग। हाँ अब रही बात की, ये कह रहा है कि इसका आंसर आप थोड़ा बता दीजिए। कह रहा है कि ये अवतल जो दर्पण है, अगर इससे हम किसी वस्तु का सीधा और बड़ा अगर हम प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो वस्तु को उस दर्पण के सामने कहाँ रखने होंगे, कहाँ पे हम रखेंगे? तो ऑप्शन आप सभी लोग विद्यार्थी बता दीजिए। और देखिए यह 25 में पूछा है, 24 में पूछा है, 23 में पूछा है, फिर 19 में पूछा है, 22 में पूछा है। हम इसको बोलते हैं ना कि यह अगर अवतल दर्पण से देखा जाए तो बहुत इसका फेवरेट यह क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हम याद रखेंगे इसको बढ़िया से। हम अगर बात करें, जानते हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं अवतल दर्पण के सामने, कहाँ पे? फोकस और ध्रुव के बीच जब रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह देखा जाए तो आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है, लेकिन दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। वेरी गुड, यानी कि डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम अगर 30 नंबर देखें कि अवतल जो दर्पण है कि अगर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी तो आपका देखा जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो हम अगर बात करें F बराबर होता है R/2, यानी F का मान यहां से निकाल लेंगे और R का मान दिया है 20 और बटे 2 करेंगे तो यह हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी आपका रही बात कि 10 सेंटीमीटर तो आ गया, लेकिन इस ऑप्शन में हम क्या देंगे? ऑप्शन में हम क्या देंगे एक बार आप सभी लोग बताइए। और यह आपका अभी हम बताएं दूसरा या तीसरा नंबर कुछ क्वेश्चन था जिसमें दिया था कि कोई दर्पण या लेंस कौन सा होगा जिसकी फोकस दूरिया -25 सेंटीमीटर दिया था। वहां से माइनस से हम बताए थे कि आपका जो देखा जाए जो दर्पण होगा, लेंस होगा, उससे हम क्या करेंगे? पहचानेंगे। तो हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और ऑप्शन में माइनस में भी दिया है और प्लस में भी दिया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? हाँ बता दीजिए। आप सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी विद्यार्थी नए आ रहे हैं आप सभी का एकदम मोस्ट वेलकम है। आप सभी का, आप सभी लोग लेकिन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, उन लोगों को भी लेकर आइए। हाँ 30 का बी आंसर आ रहा है। 30 का बी आंसर की बात करें तो यह फोकस दूरी, यह आपका फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर। वेरी गुड, जितने भी भाई बताए हैं -10 सेंटीमीटर आप सभी का करेक्ट आंसर है। इतना तो क्लियर है, आप जानते हैं। माइनस इसलिए है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है? ऋणात्मक होती है, यानी कि आप सभी का करेक्ट आंसर बी ही होगा। आइए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। फिर कह रहा कि परावर्तन कोण का मान होगा। मेरे दोस्त यह कौन सा दर्पण है? तो यह देखें कौन सा है, तो यह आपका अवतल है, यानी अवतल यह ध्रुव हो जाएगा, यह F हो जाएगा, फिर आपका यह C हो जाएगा। और यह देखें प्रकाश जो है यह C से जा रही है। क्या हो रही है? C से जा रही है, यानी वक्रता केंद्र से, अरे भाई सही से खींचा जो।
चलिए ऐसे नहीं मानेगा ना, तो इसका भी उपाय है हमारे पास। हाँ, हम चलिए हम बात करें तो यह कहाँ से जा रहा है, तो जा रहा है वक्रता केंद्र से। बहुत बढ़िया। अच्छा, वक्रता केंद्र से जो भी प्रकाश किरण जाती है तो यह अपने पथ से विचलित हुए प्रकाश से दर्पण से, यानी कि यह देखा जाए टकरा करके और अपने पुनः उसी पथ पे लौट जाती है वापस, यानी अपने पथ से विचलित नहीं होती है। अच्छा, जब विचलित नहीं हुआ तो यह अभिलंबवत आपका आया और अभिलंबवत क्या हुआ, चला गया उसी पथ से। तो जब चला गया उसी पथ से तो इसका हमारा देखा जाए तो परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जितने भी विद्यार्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं आप सभी का करेक्ट आंसर है अंकित। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 16 अंकित, फिर समय नहीं मिलेगा, ठीक है 16। चलिए, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का अगर हम बात करें स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद तो आपका 2 चीज का पूछेगा, अम्ल का और आपसे पूछेगा क्षार का। तो अम्ल का स्वाद जो होता है आपका देखा जाए तो खट्टा होता है, और क्षार की अगर हम बात करें तो यह कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा। अम्ल की पहचान किससे करते हैं, तो हाइड्रोजन आयन से। किससे, हाइड्रोजन आयन से। और हम क्षार की पहचान की बात करें तो क्षार का OH आयन से, हाइड्रोनियम आयन जिसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। बी, वेरी गुड, बी ऑप्शन आ रहा है, सब विद्यार्थियों का बी ऑप्शन आ रहा है। थोड़ा इस पे भी आप लोग नजर दीजिएगा, क्योंकि यह पूछता है कि अम्ल इसमें से निम्न में से कौन है। तो हाइड्रोजन आयन अम्ल की पहचान बताता है, और यह हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है क्षार की पहचान को बताता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं कि निम्न में से कौन सा एक अम्ल है, तो अम्ल, अब फिर वही आपका आ गया। अम्ल के लिए हम अभी बताए हैं कि कौन सा आपका देखा जाए तो पहचान है, तो हाइड्रोजन आयन, यानी जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी तो उसकी अम्लीयता होगी, और जिसमें OH होगा वह क्षार। तो हम देखें तो इसमें H आयन है, HCl क्या है आपका देखा जाए तो HCl जो है वह क्या है, यह हमारा अम्ल है, यानी कि A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगर 34 नंबर क्वेश्चन में, तो अभी जो हम पूछे हैं बताए हैं वही आपका सामने खड़ा हो गया। इसका आंसर बताइए, HCl आप सभी का आ रहा है, वेरी गुड। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं किस विद्यार्थी का सबसे पहले आ रहा है। आने को तो आएगा, क्योंकि आपका देखा जाए तो बाद में आएगा, नहीं तो चिड़िया चुन गई आपका वो वाला हाल ना हो जाए। आपको बताना है समय में, समय से आपको बताना है। 34 का बी आंसर आने लगा आप सभी का। 34 का बी सबसे पहले रवि राजपूत दिए हैं, और यह अम्ल की पहचान हाइड्रोजन आयन से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 34 का बी ही आंसर है। अम्ल का पीएच मान कैसा होता है, यानी अम्ल का जो हमारा देखा जाए पीएच जो हम मापते हैं वह पीएच कितना होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे कि यह अम्ल है। तो देखिए आपका देखा जाए अम्ल का पीएच परास, यानी अम्ल का हम अगर परास की बात करें, पीएच अगर हम परास की बात करें तो यह आपका 0 से लेकर के 14 तक होता है। लेकिन हम देखें तो 7 से कम जो होता है, 7 से कम जो होता है पीएच आपका, वह क्या होता है, अम्ल का होता है। किसका होता है, तो अम्ल। 7 से जो हमारा कम होगा वह हम बोलेंगे कि क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। सर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, संजय राजपूत का नाम है भाई। मोनेटाइज तो बहुत पहले का हो गया था, 2023 में, 2 अक्टूबर 2023 में जब हम BHU में थे, तो वहीं पे हमारा मैसेज आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। तो अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्षार का स्वाद कैसा होता है। क्षार की स्वाद की बात करें तो क्षार हमें पहचानने के लिए इसके विलयन में OH आयन होना चाहिए, हाइड्रोक्साइड आयन। और क्षार की अगर हम स्वाद की बात करें तो अभी हम बता चुके हैं ऊपर ही क्वेश्चन में कि यह कड़वा होता है। कैसा होता है, तो कड़वा होता है। निम्न में क्षार है, वाह, अभी देखिए क्षार क्षार कर रहे हैं और क्षार की पहचान के लिए बता रहे हैं, अम्ल की पहचान के लिए बता रहे हैं, और उन सब में हम दर्शा भी रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, दर्शा भी रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसका अब आंसर आप सभी लोग बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम अगर बात करें क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि क्षार
तो क्षार की हमें देखा जाए तो क्षार हमारा कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। और इसका जो पीएच होता है ना, यह पीएच आपका 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। और इसका हमको चाहिए OH आयन, और OH आयन चाहिए, यानी इसकी पहचान हम किससे करते हैं? OH आयन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन बोला जाता है ना, हाइड्रोक्साइड आयन। तो देखिए यह सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, क्षार में कौन सा आयन पाया जाता है? देखिए अभी हम बता रहे थे कि अम्ल में कौन सा आयन, तो अम्ल में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, और इसको हम बड़ा कोष्टक में रखते हैं। अगर हम क्षार की बात करें तो क्षार में हमारा OH माइनस आयन पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो आपका क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा आयन की बात करें क्षार में, तो 38 का बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, पीएच मान अगर 12 है, अगर किसी विलयन का क्या है? 12 है, तो हमारा फिर उसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम आंसर की बात करें, क्या करें? अगर हम आंसर की बात करें मेरे दोस्त, तो जब हम देखें पीएच हमारा, क्या हमारा पीएच अगर हम देखें तो पीएच जो हमारा होता है, क्या होता है? पीएच, तो यह हमारा 0 से लेकर के 7 तक, 7 से लेकर के 14 तक, और हम जैसे इधर से उधर बढ़ते हैं तो हमारी अम्लीयता घटती है। क्या होती है? अम्लीयता घटती है। ठीक है, घटती है, और घट करके आपका देखा जाए यहाँ पर 7 पे आते हैं तो यह उदासीन हो जाती है, और जैसे जैसे इधर से हम बढ़ेंगे तो क्षारीयता का मान बढ़ेगा। क्षारीयता का मान क्या होता है? बढ़ता है, यानी कि 7 से अधिक हम जा रहे हैं ना, इधर 7 से अधिक जा रहे हैं, इसका मतलब कि वह तीव्र क्षार होता जाएगा। क्या होता जाएगा? क्षारीयता का मान बढ़ेगा तो वह तीव्र क्षार होता जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए आते हैं हम, अगर 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लिटमस अम्ल में कौन सा रंग दिखाता है? लिटमस अगर हम बात करें तो अम्ल कह रहा है ना कि अम्ल में अच्छा हम देखें तो कोई आपका अम्ल में पूछेगा, तो कोई आपका क्षार में पूछेगा। क्या पूछेगा? क्षार में। तो अम्ल देखें तो अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है, यानी हमारा लाल होगा। क्या होगा? लाल होगा। लेकिन अगर हम क्षार में देखें तो क्षार को क्या करता है? वह देखा जाए तो नीला कर देता है। ठीक है, चलिए तो हमारा ए ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी बता दे रहे हैं 40 का ए ही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, सबका यही आंसर आ रहा है। आइए अब अगले क्वेश्चन पे, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा? अवतल दर्पण के किस स्थिति में रखना होगा? ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन थोड़ा सा हटा करके पूछा है। हमको चाहिए कैसा प्रतिबिंब? तो वास्तविक चाहिए, इस बात पे ध्यान देना है। वास्तविक के साथ साथ बड़ा भी होना चाहिए, वास्तविक के साथ साथ बड़ा भी होना चाहिए। तो हमें बड़ा चाहिए तो अनंत पे रखेंगे, तो अनंत इस ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो अनंत से यानी सॉरी फोकस पे, तो फोकस तो दिया ही नहीं है, तो फोकस से थोड़ा हटेंगे, तो फोकस से हटेंगे तो हमारा सी आएगा, यानी एफ और सी के बीच, यानी हम देखें तो बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। 41 का बी आंसर आ जाएगा आप सभी का, 41 का सी नहीं होगा भाई। ध्रुव पे रखोगे, ध्रुव पे वस्तु रखा जाता है? नहीं, ध्रुव पे वस्तु नहीं रखी जाती है, बी आंसर होगा। ठीक है अंकित, वेरी गुड, 41 का बी आंसर आप सभी का आ रहा है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अवतल दर्पण द्वारा बना किसी
वस्तु का, बिंब माने वस्तु होता है, वस्तु, यह हमारा वस्तु हो, बिंब माने वस्तु होता है, का प्रतिबिंब वास्तविक और बिंब के आकार का ही, यानी कि जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो फिर हम कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे बता दो मेरे दोस्त। हम इसका तो आंसर नहीं है बताएंगे। देखते हैं किस विद्यार्थी का आंसर सही आ रहा है, और वह सबसे पहले होना चाहिए। हाँ, नंबरिंग 42 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 42 का सी आंसर आ रहा है, और दर्पण के वक्रता केंद्र पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और सबसे पहले अगर आंसर की बात करें तो सबसे पहले जो आंसर आया है 42 का सी, टिंकल यादव का आया है। सी ऑप्शन भर के आ रहा है। आर्यन यादव ए ऑप्शन दे रहे हो, कैसे ये आंसर दे रहे हो भाई? बैठ, थोड़ा ध्यान दो ना इस बात पे। वक्रता केंद्र पे रहता है, जितना बड़ा वस्तु ना उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन कि किसी 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है। अच्छा, फोकस दूरी देखा जाए तो आपका कौन सा दर्पण है? तो अवतल, तो यानी कि माइनस में होगा 10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। कह रहा कि इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, u बराबर, तो u का भी मान हमारा देखा जाए तो -20 होगा, 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा कि v का मान बता दीजिए। चूंकि दर्पण का सूत्र देखें, क्या अगर हम दर्पण का सूत्र देखें तो 1/f = 1/v प्लस होता है ना 1/u। यहाँ से f का मान रखिए 1/-10 = 1/v हमें ज्ञात करना है, और यह प्लस 1/u की बात करें तो यह -20 है। ठीक है, -20 है। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 1/-10 और 1/v प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो 1/-20 हो जाएगा। इस माइनस वाले को इधर लेकर आइए, तो हम v अगर हम 1/v निकालेंगे, क्या 1/, अगर भी निकालेंगे तो हाई आएगा इधर ना, तो पहले प्लस हो जाएगा, तो हम प्लस वाला वैल्यू को पहले लिखते हैं, माइनस वाला वैल्यू को बाद में रखते हैं। तो 1/20 -1/10, यानी 1/v का जो मान आ रहा है, इन देखें 20 और 10 का एलसीएम हमारा 20 हो जाएगा, 1 - 2 हो जाएगा। 1/v बराबर माइनस में आपका 1/ आ रहा है 20, यानी v बराबर निकालेंगे तो -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी इसका मतलब कि जिधर वस्तु है आपका उधर ही हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। जितना दूरी पर आपका वस्तु है ना उतना ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब कि वह वक्रता केंद्र पर बन रहा है। किस पे? वक्रता केंद्र पर बन रहा है। यानी कि अगर हम वक्रता केंद्र पे हम बात करें तो वस्तु के क्या होगा आपका, देखा जाए दर्पण के वक्रता केंद्र पर। हाँ, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। डी आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। अगर हम बात करें तो एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा बहुत माने अत्यधिक मतलब बहुत छोटा, तो कह रहा कि वस्तु की स्थिति क्या होगी। हम जानते हैं कि जब बहुत अत्यधिक छोटा बनता है तो उस टाइम वस्तु कहाँ पे रहती है? एकदम कहाँ? कोपा में। गुड मॉर्निंग अभिषेक शर्मा जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए डी आंसर आ रहा है इसका। आइए बताइए आप सभी विद्यार्थी की 44 का कौन सा ऑप्शन होगा? बहुत छोटा बन रहा है तो उस टाइम वस्तु हम कहाँ रखें? डी। वेरी गुड, 44 का डी आंसर आने लगा टिंकल का। और वेरी गुड, आप सभी का शिव जी ऑफिशियल डी आंसर दे रहे हैं। स्टडी लवर भी आपका डी। वेरी गुड, चलिए इतना तो है कंफर्म कि आपको इमेजिंग मतलब कि आ ही गया है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन, अरे यार हेके तो हम देखे नहीं ना, तो बड़ा हमारा दिलवा खुश होला, हो बाग हो जाला। ये हम ना बताएं तो हम लोग बताइए बजा। चलो जा, इसको बताओ आंसर, ये बताओ आप सभी लोग इसका आंसर कितने लोग दे रहे हैं। और हम लाइक थोड़ा सा देखना चाहेंगे, इसलिए कि हमको पहले लाइक, ये आप लोग क्या हमसे प्यार करेंगे, प्यार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तभी तो लाइक करेंगे, नहीं तो फिर आप लोग लाइक नहीं करेंगे। हमें तो कोई लाइक ही नहीं करता है, लेकिन आप सभी लोग क्या कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए थोड़ा सा, हमें भी थोड़ा। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो आते हैं पहले लाइक पे। तो लाइक की बात करें तो विद्यार्थियों की संख्या अभी 24 प्लस है, और लाइक की संख्या देखें तो लाइक कितनी है, तो विद्यार्थियों की संख्या बताओ 13 गो लाइक बा। अरे भाई 24 लोग हो अभी फिलहाल में, 24 तो लाइक कर दो कम से कम। 23 लोग लाइक किए हो, लगा था हम लाइक के लायक नहीं थी ना हो।
तब हमके नहीं लाइक आवत। रीता कुमारी 45 का सी, 45 का ए आंसर आ रहा है, 45 का टिंकल ए ऑप्शन आ रहा है, रोहित का ए आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सनी गुड मॉर्निंग। भुवनेश जुड़ चुके हैं। भुवनेश आ नहीं रहे हो इस टाइम। हाँ देखें, अगर हम इस बात करें क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का जो पहले आंसर हो जाएगा कि यह ना लाइक रहती तभी लाइक भर भर के मिलल रही। 24 गो विद्यार्थी देखा था ना, 13 गो लाइक बा। बड़ा कष्ट बा जिंदगी में, हमनी के लाइक क्यों नहीं करत का है। चलो ठीक बा। हाँ देखें, अगर हम कि इसका आंसर कौन सा होगा, तो ए ऑप्शन आ रहा है भाई। ये अवतल दर्पण में होता है कि बड़ा प्रतिबिंब चाहिए हमको, तो बड़ा हम देखें तो प्रतिबिंब बनाने के लिए जो भी हमारा कान का इलाज कराने के लिए दांत का और नाक में किसी पार्ट का देखना होता है, तो ये जो डॉक्टर होता है ना, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्योंकि हमारा फोकस और ध्रुव के बीच जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है, इसका मतलब कि सीधा होगा, और बड़ा भी बनता है, आवर्धित होता है, इसलिए डॉक्टर ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। किस दर्पण के सामने किसी वास्तविक उल्टा, माने किस दर्पण के सामने किसी वस्तु का कह रहा है कि वास्तविक उल्टा आकार में कुछ छोटा बनेगा। वास्तविक तो बनेगा लेकिन आपका आकार में कुछ छोटा बनेगा। अब रही बात कि वास्तविक से हम क्या पहचानेंगे, तो वास्तविक से हमारा उत्तल तो कट जाएगा और वास्तविक से हमारा समतल भी कट जाएगा। इसका मतलब कि यह अवतल जो दर्पण होता है यह उल्टा बनाता है, जिसको हम वास्तविक बोलते हैं। ठीक है, लेंस ने उत्तल नहीं होगा भाई। देखो, यह आपका आंसर जो 46 का बी होगा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं, तांबे का अयस्क है इसमें से, तांबे का कौन है अयस्क? तांबे का अयस्क बताइए आप सभी लोग, कौन सा ऑप्शन होगा? तो हम बात करें अगर इसकी, तो यह आपका बॉक्साइट जो है आपका Al2O3, यह एल्युमिनियम का अयस्क है। अगर हम बात करें मैलेकाइट का, तो मैलेकाइट कॉपर का है। कार्नेलाइट की बात करें, सीडेराइट तो आपका लोहा का है। क्या है? लोहा का। लेकिन अगर कार्नेलाइट की अगर हम बात करें, तो कार्नेलाइट जो है आपका देखा जाए तो इसको हमें नहीं पता है, हमको इसको पता भी नहीं है। यानी कि तांबे का अयस्क की बात करें तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। बोलिए यहां तक बी 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 47 का ऑप्शन बी होगा। ताब 2 क्वेश्चन पूछेगा, बॉक्साइट वाला ना देखिए, Al2O3 यह एल्युमिनियम का है, बहुत ज्यादा पूछता है। और हम बात करें कॉपर पाइराइट CuFeS2, CuFeS2 यह पूछता है कॉपर का। एक तो यह कॉपर का हो गया, लेकिन और कॉपर का पूछेगा CuFeS2, इसको बोलते हैं कॉपर पाइराइट। क्या बोलते हैं? कॉपर पाइराइट बोलते हैं इसको। और यह आपका देखा जाए तो कॉपर का यह क्या है आपका देखा जाए तो अयस्क है। क्या है? अयस्क है। और यह बहुत ज्यादा बार पूछता है कि कॉपर पाइराइट का आप बताइए रासायनिक सूत्र, यह पूछेगा। नहीं तो बोलेगा कि इसका क्या है? अयस्क बताइए, अयस्क का नाम बताइए, निम्न में से कौन सा इसका अयस्क होगा? बी ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए, मूर्छा जाने लगा, जंग मतलब मूर्छा, मूर्छा से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? कह रहा है कि ग्रीस लगा करके। हाँ भाई, ग्रीस लगा करके हम चाहे ना तो क्या कर सकते हैं, इस फ्राइंग पैन को हम मूर्छा से क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। पेंट लगा करके, तो हाँ पेंट से भी हम क्या कर सकते हैं? उससे बचा सकते हैं जंग लगने से। जिंक की परत चढ़ा करके, तो हाँ इससे भी कर सकते हैं। यानी हम इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 48 का डी आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंकित का आ रहा है और टिंकल का भी आ रहा है, रोहित का भी आ रहा है। वेरी गुड। स्टडी लवर का भी आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सभी का आंसर डी ही आ रहा है। लेकिन डी की अगर हम बात करें तो एक बात है इसमें कि जो है जिंक की परत चढ़ाया जा रहा है, जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन ऑफलाइन वाले अंकित और बाकी जो भी विद्यार्थी होंगे हम पूछना चाहते हैं, और ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों से कि जिंक की परत
चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यह क्वेश्चन आपका पूछता है, बहुत ज्यादा बार पूछता है। हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ने पर, हाइड्रोजन आयन की अगर मात्रा बढ़ेगा, H की यह आयन सांद्रता, तो हमारा pH मान घट जाता है, यानी pH पर इसका इफेक्ट होता है, यह घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। जैसे वह बढ़ेगा तो यह आपका pH घटेगा। क्या होगा? गैल्वेनाइजेशन आ रहा है, भुवनेश का आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यह गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को। अच्छा, एक और क्वेश्चन आवता हो हैं, दिमाग में क्वेश्चन आवता है, बड़ी शानदार क्वेश्चन। देखो ओकरा के 2-3 दिन से हम पढ़ौले नहीं, लेकिन ओके रिवीजन करा देते नहीं आज ही, ठीक है, इसलिए कि दिमाग में आ गया है क्वेश्चन। हल्दी किससे रंग बदलती है? हल्दी, 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 गैल्वेनाइजेशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सभी का आंसर आ रहा है गैल्वेनाइजेशन। चलिए, अब इसका आंसर आप सभी लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हल्दी किससे रंग बदलती है? अम्ल से, कि क्षार से, कि लवण से, कि पानी से? तो हल्दी की बात करें तो आप सभी का अगर घर में चाहे किसी भी व्यक्ति का देखे होंगे देहात में, तो चोट लगती है तो हल्दी में लोग चूना मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? चूना मिलाते हैं। और जैसे ही हम हल्दी में चूना मिलाते हैं तो पहले तो समझिए कि चूना है क्या? तो चूना तो क्षार है ना, CaO। क्या है आपका? देखा जाए CaO, आपका यह कैल्शियम ऑक्साइड आपका देखा जाए तो क्षार है। और जैसे ही इसको हम मिलाते हैं तो हल्का भूरा लाल हो जाता है। क्या होता है? हल्का भूरा लाल हो जाता है। हाँ 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 हाँ, चलिए आते हैं, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन का टारगेट रखे हैं। अम्ल और क्षार का आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? अम्ल का अगर क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? इसका आंसर बता दीजिए। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम आते हैं बस कुछ ही सेकेंडों में। और इस प्रक्रिया क्या बनेगा और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, अब हम आंसर का इंतजार में। हाँ, अम्ल और क्षार को जब आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो सी आंसर आ रहा है। सी आंसर लवण और जल बनता है। वेरी गुड, लवण और जल बनता है। लेकिन हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप सभी लोग ने, किसी ने छापा नहीं है कि इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। लवण तो जल बनता है, यह भी बात सही है, लेकिन इस प्रक्रिया को आप कहेंगे क्या? हमारा मेन ये भी पूछना था। उदासीनीकरण, उदासी नहीं बोलते हैं, उदासीनीकरण। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं एसिड बेस रिएक्शन। हाँ, उदासीनीकरण उसको बोलते हैं। चलिए अब यहाँ से हम अगर अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ें, और उसको बढ़ने से पहले हम एक विद्यार्थियों का कमेंट नहीं, लाइक थोड़ा सा देख लें तो लाइक की संख्या 21 पहुंची है। चलिए आते हैं, हमें 100 क्वेश्चन अभी करना है। हाँ, आते हैं यहाँ देखें, अगर पेट में अम्लीयता बढ़ने पर कौन सी दवा दी जाती है? कभी कभी देख ले के बजाय धुआं ढेकार आदमी देहात में कहेला, लेकिन एक अगर हमने के अगर शुद्ध शब्द में कहल जा तो यह जलन होने लगती है पेट से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, जलन होने लगती है और दर्द होता है। मतलब क्या होता है? बहुत खतरनाक दर्द होता है, जलन भी होता है। तो ये आपका देखा जाए इसका कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका देखा जाए एंटासिड दिया जाता है, यानी वो डॉक्टर आपको जान जाता है कि इसके पेट में अम्ल का मात्रा जो है बढ़ गया है, यानी यह HCl जो देखा जाए तो अधिक स्रावित हो चुका है, और यह अधिक स्रावित हो जाता है।
ठीक है, कोई बात नहीं, करने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं, ठीक है अंकित, देखते हो जैसे बोल देते हैं तो भागने लगते हैं ना, ये भी तो थोड़ा देखो। हाँ, आते हैं तेजाब मिट्टी को ठीक करने के लिए। अच्छा, तेजाब मिट्टी मतलब इसकी अम्लता बढ़ गया है। क्या हुआ है? तेजाब का मतलब अम्लता। अम्लता की बात करें तो अम्लता, आप तेजाब की बात करें, पहले तेजाब समझिए। तेजाब का मतलब कि क्या, यही ना H2SO4, यही ना बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तेजाब बोलते हैं। ठीक है, चलिए, हाइड्रोजन सल्फेट को तेजाब बोलते हैं। तो हम इसकी मात्रा बढ़ गया, यानी अम्लीयता हो गया मिट्टी, और अम्लीयता जैसे हो जाएगी तो उसके लिए क्या दिया जाएगा? चूना, यानी कि उसमें क्षारीयता का मात्रा को ऐड करना होगा, जिससे यह उदासीनता के तरफ जाएगी। सामान्य नमक का, सामान्य नमक यानी साधारण नमक इसको कह सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे? साधारण नमक। ठीक है, साधारण नमक। और NaCl, इसका नाम क्या है? NaCl। और इसको क्या बोलते हैं? तो धावन सोडा। क्या बोलते हैं? धावन सोडा। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा। क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा। और खाने वाला सोडा की बात करें, इसी का दूसरा नाम है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन। खाने वाला सोडा क्या कहलाता है? लो आ गई, अभी हमें कर बात करते हैं इनका, जल्दी से बताओ जा, एकर आंसर का होई? हाँ, रीता कुमारी 53 का बी, वेरी गुड। चलिए, खाने वाला सोडा की बात करें तो खाने वाला सोडा को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? कार्बोनेट। और इसको खाने वाला सोडा और बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। नाम सभी को पता होना चाहिए आप सभी का, नहीं तो अम्ल क्षार लवण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। धुलाई सोडा क्या है? धुलाई सोडा मतलब कि धावन सोडा, यही ना? धुलाई सोडा का मतलब क्या? धावन सोडा। तो धावन सोडा मतलब कि धोने वाला सोडा। तो धोने वाला सोडा में हमारा देखें तो 10 हमारा जल होता है, डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यानी कि 56 का आपका ए ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी बता रहे होंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि हमारे पास समय अभी 40 मिनट है। 40 मिनट में आपका 40 क्वेश्चन करना है। ठीक है, भुवनेश का कुछ कहना है कि सर पोल सेट करिए, जो आंसर देगा उसका पता चलेगा। देखो भाई, हम भुवनेश हम अकेले हैं यार, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। अब सर लोग आ नहीं रहे हैं, कि सर लोग यहाँ पे रहेंगे तो आपका देखा जाए तो वो पोल हम कर देते। अब हम पढ़ाएंगे कि पोल करेंगे, नहीं तो कर देते, ऐसा बात नहीं है। पोल हो जाता भुवनेश, उसमें कोई बात नहीं है, हमें सब टेक्निक आता है और टेक्निकल में लाइन में पूछना नहीं है। लेकिन रही बात कि अब हमारे अकेले हो जाने की वजह से यह सब हम नहीं डाल पाते हैं। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं आप सभी का कमेंट। गंगा मनोज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आते हैं अब इस क्वेश्चन पर कि पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इसमें जल के आधे अणु होते हैं। क्या होते हैं? आधे अणु होते हैं। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, और यह आपका किसका है? तो जिप्सम का, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम, ओहो, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का, यह ज्यादा आप सभी से क्वेश्चन पूछेगा। आते हैं जिप्सम का रासायनिक सूत्र, देखिए अभी आ गया। और यह पूछता है ना कि जिप्सम में जल के कितने अणु होते हैं, यह क्वेश्चन आप सभी से पूछेगा। तो देखिए, जिप्सम में जल के कितने अणु होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, और इसमें पूछेगा तो आधे होते हैं। चलिए आते हैं अब अगले, बेकिंग सोडा गर्म करने पर क्या बनता है? यह क्वेश्चन आपका देखा जाए तो 2 नंबर में रिएक्शन पूछ देगा इसका। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, NaHCO3, इसको हमें गर्म करना है। क्या गर्म करना है? तो यह बन जाएगा Na2CO3। ठीक है, Na2CO3, और आपका देखा जाए तो CO2 प्लस आपका H2O, यह बनेगा। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। यानी कि कौन सी गैस निकलेगी? तो इसमें आपका गैस निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड। 59 का ए ऑप्शन आप सभी का भर भर के आ रहा है, वाह
क्या बात है, आप लोगों ने तो हमें हमारा दिल ही जीत लिए हैं आप लोग। चलिए, साबुन की प्रकृति कैसी होती है? साबुन देखा जाए तो किस प्रकृति का होता है, इसका आंसर आप सभी लोग बता दीजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आता है, 60 का। 60 का, अब 60 का बताइए। और हाँ, थोड़ा एक बार शेयर कर दीजिए इस बात पे, थोड़ा सा एक बार शेयर कर दीजिए, बस 50 प्लस कर दीजिए। देखते हैं कि आप लोग क्या अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। एक बार बताइए यस या नो, एक बार बस एक शेयर कर दीजिए, बस एक फ्रेंड के पास, एक दोस्त के पास करेंगे तो हम लोग 50 पहुंच जाएंगे। ऑप्शन 60 का सी आंसर आने लगा। 60 का सी, सनी का भी, टिंकल का भी, गंगा मनोज का भी आ रहा है, रोहित का भी आ रहा है, और आपका श्याम जादव ए ऑप्शन दे रहे हैं। अरे क्या यार, इतना निर्दयता हमारे साथ वो भी। हाँ, साबुन की प्रकृति की बात करें तो यह आपका क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। हमारा अगर अम्ल होता है तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, यह क्षारीय होता है। क्या होता है? जिससे हमारे शरीर पे अम्लीयता, जो मैल बैठ जाती है, थोड़ा सा धूल कण हमारे क्या होते हैं शरीर पे आ जाते हैं, तो वह क्या होता है आपका देखा जाए तो वह उसको काट करके दूर कर देता है। आते हैं अगला 61 नंबर कि अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं। अच्छा, अम्ल की हम बात करें, अम्ल धातुओं से प्रक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो अम्ल हम देखें धातुओं से प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण और जल बनाते हैं ना अम्ल धातुओं से। तो अम्ल देखा जाए धातु लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बता देगा, निकल जाएगा। यानी 61 का आप सभी का देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। यानी हमारा देखा जाए तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हाँ, शाम को 7 बजे फिर से जुड़ते हैं हम आपका पहले शेड्यूल थोड़ा एक बार बता दें, क्योंकि हम 61 क्वेश्चन करा दिए और कुछ बताए नहीं। सुबह की बात करें तो सुबह से यह क्लास स्टार्ट हो जाती है। पहली क्लास आपका यह या तो आपका मैथ होगा, नहीं तो आपका साइंस होगा। ठीक है, जितना मजा आपका साइंस में आ रहा है उतना ही मजा हम देंगे आपको मैथ में। तो आप सभी लोग जुड़ने का पूरा प्रयास कीजिए। इसकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह में 5 बजे से आपका यह स्टार्ट हो जाता है। चलता है कब तक, तो यह 7 बजे तक सुबह में चलता है। उसके बाद से दूसरी जो क्लास होती है आपका इंग्लिश होती है। क्या होती है? इंग्लिश। और इंग्लिश की टाइम की बात करें तो यह 7 बजे से आज तो चलेगा आपका 8 ही बजे तक, नहीं तो यह 9 बजे तक चलता है। यह चलेगा आपका 8 ही बजे तक। ठीक है, उसके बाद से अगर हम शाम की बात करें, आपका जो शाम हो जाता है, अभी सुबह हुआ है भले ही, लेकिन शाम की बात करें तो पहली जो क्लास चलती है वह हिंदी की चलती है। हिंदी की क्लास की जो टाइमिंग है आपका 5:30 बजे से, यह देखा जाए तो आपका 7 बजे तक। कितने बजे तक? तो यह 7 बजे आपका PM तक चलता है। और दूसरी क्लास की बात करें तो फिर हम आ जाते हैं, हमें रहा नहीं जाता है आप सभी से बिना बात किए हुए, तो हम देखें तो साइंस या मैथ लेकर आएंगे 7 बजे से लेकर के आपका देखा जाए तो हम देखें तो 9 बजे तक। कितने बजे तक? 9 बजे तक आप सभी से कहते हैं कि आप अलविदा हो जाइए, गुड नाइट, बाय खा करके खूब खराटा लीजिए। 9 बजे तक बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, डी ऑप्शन आंसर आ रहा है। चलिए आते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 है तो वह उससे हमें क्या दर्शाता है, उससे हमें क्या सीख मिलती है, उससे हम देख करके क्या अनुमान लगा सकते हैं, और वह देख करके हम क्या आपको कह सकते हैं कि यह क्या है, फलाना है कि फलाना वो है। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से, इसका कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। 62 का सी आंसर भी आने लगा कि तटस्थ। तटस्थ, तटस्थ मतलब होता है उदासीन। वेरी गुड। और आपका भुवनेश करेक्ट आंसर है, आपका होगा उदासीन। चलिए आते हैं 63 नंबर की भूपर्पटी पर देखें प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं। तो जो हमारा यह मिलता है यौगिक हो चाहे तत्व हो तो उसको खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। वेरी गुड। हाँ, आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कौन सा अधातु है, तो अधातु इसमें देखा जाए तो यह क्रोमियम धातु है, आयरन आपका धातु है और पारा आपका धातु है आपका, लेकिन यह हीलियम जो है अधातु है। आते हैं क्षारीय धातु है, तो क्षारीय में हम बात करें धातु, अच्छा सबसे ज्यादा क्षारीय की बात कर रहा है इसमें,
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सबसे अधिक बोलना चाहिए, नहीं तो ये अभी आपका क्षार होगा। तो क्षारीय आपका देखा जाए तो पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, आपका लिथियम सोडियम पोटेशियम जो होते हैं क्षारीय धातु होते हैं। आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर, 65 का आंसर करेक्ट होगा। आते हैं, कौन सा धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है यानी निकालती है? तो आपका जो ज्यादा आपका अभिक्रियाशील धातु होते हैं सोडियम और पोटेशियम, यह आपका देखा जाए तो ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण ठंडे जल से अभिक्रिया करके यह रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, 63 का सी आंसर आ रहा है, 63 नहीं 66। चलिए आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की, कौन सा धातु ठंडे का जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेता है? तो सोडियम और पोटेशियम अभी बताया है ना, सोडियम और पोटेशियम। अच्छा नहीं जी, तो आप लोग आइए ना, आप लोग आएंगे हमारे साथ तो चाय पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ट्विंकल कुमार, देखिए कुमारी से ट्विंकल कुमार भी हो गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का। और सर ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है कौन? तो सोडियम आपका देखा जाए, यानी कि जो भी ऊपर क्रियाशील धातु होंगे ना आपका यही, यानी सी। 68 का सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए, आया है IUPAC नाम से, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम हम नहीं बताएंगे इसका। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल आप सभी से यह पूछ रहा है कि इसका आंसर इसका बताइए। 69 नंबर, 69 नंबर। और लाइक की संख्या की बात करें, एक बार लाइक की देख ले तो 27। अरे भाई 50 नहीं पहुंचाओगे क्या आज इतना बड़ा मैराथन क्लास में? 100 क्वेश्चन में अगर हम 50 लाइक नहीं पा रहे हैं और विद्यार्थियों की संख्या आज 500 प्लस भी हो जाएगा, तो इतने में अगर हम 50 लाइक के लायक नहीं हैं, बताओ इतना हम मतलब कि ओहो 50 लाइक के लायक नहीं है, ओह क्या बात है। हाँ, एथिल एल्कोहल की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका होता है C2H5OH। अच्छा, IUPAC नाम पूछा है हो तो हम मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे? मूल शब्द, उसके बाद से आपका क्या प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, उसके बाद से हम सेकेंडरी अनुलग्न जोड़ेंगे ना, सेकेंडरी अनुलग्न जोड़ेंगे। तो जोड़ दो, इसमें क्या है, जोड़ नहीं दिया जाएगा, इसको हल्का में ले रहा है। कार्बन की संख्या 2 तो इसको बोलेंगे एथ, क्या बोलेंगे? एथ। प्राथमिक अनुलग्न N और फिर द्वितीयक अनुलग्न OH है ना, ऑल जोड़ते हैं ना, क्या जोड़ते हैं? ऑल। तो यह हो जाएगा देखा जाए तो एथेनॉल, क्या हो जाएगा? एथेनॉल। यानी कि आपका देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, बात यह है आप जानते नहीं हैं सर, क्या नहीं जानते? जना दीजिए ना, आप लोग इतना है प्यारे विद्यार्थी, जनाएंगे नहीं? देखो चाय नहीं पीते हैं तो हम रह नहीं पाते हैं। तो एक ऑप्शन। अब आते हैं 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 70 का क्या हो जाएगा? सपनों को सच करने का हुनर रखो, सफलता खुद चलकर कदम चूमेगी। एकदम सही बात है कि अपने आप में उतना क्या करो कि काबिलियत बनाओ, सपनों को सच करने का हुनर रखो। सही बात है, सफलता खुद चलकर कदम चूमेगी। भुवनेश 70 का बी आंसर आ रहा है कि C2H6 का IUPAC नाम एथेन, क्या होगा? एथेन हो जाएगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, आपका देखा जाए 71। C6H6 में अगर कार्बन परमाणु की संयोजकता होगी, अरे यह इसमें पूछे तब, चाहे कोई पूछे तब, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो आपका 4 होती है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितना होती है? 4 होती है। और श्रृंखलन का गुण देखा जाए, श्रृंखलता आपका श्रृंखलन, ठीक है, का गुण इसके पास आपका सबसे ज्यादा होता है सभी तत्वों में। कार्बन की, किसकी? कार्बन की आपका। चलिए चेन आपका बनाने का प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल है। तो प्रोपेनॉल की बात करें तो प्रोपेनॉल, अच्छा एल्कोहल, इसका मतलब कि एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है? CnH2n+ में 1 और OH होता है ना। इसका मतलब कि हमारा इसकी 2 गुना से 1 अधिक संख्या होना चाहिए। 2 गुना से 1 अधिक, तो 2 दूना के 4, 1
5 OH, 3 दूना के 6 एक साथ, ये 3 दूना के 6 तो हई तो काट दो, 3 दूना के 6 हई हो काट दो। अब रहल बात कि हमके 2 गुना से एक अधिक चाहिए और यह है प्रोपेनॉल। तो प्रोप में हमारा कार्बन की संख्या कितनी होती है? प्रोप की बात करें तो प्रोप में हमारा 3 होता है ना, तो यह बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप छाट दीजिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 72 का डी भी आ रहा है, वेरी भाई का भाई भुवनेश बी दिए हैं, बस भुवनेश का करेक्ट आंसर है टिंकल। तो हम लोग के जा छुट्टी बनाई तो सजा गया था जब बढ़िया से। अंकित कहाँ है? छुट्टी बस दे दिले बा सरकार, नहीं तो हम लोग के साज दे थी बढ़िया से। हाँ, 72 के बाद आते हैं 73। प्रोपेनॉल है, यह वर्ड नॉइल नहीं है, प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल है। इसमें से कौन सा इसका IUPAC नाम करेक्ट हो जाएगा? प्रोपेनॉल की बात करें तो इसमें ऑल जोड़ा है ना, तो ऑल किसका है? एल्डिहाइड का ना, CHO होना चाहिए। CHO की बात करें तो इसका आपका देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? प्रोपेनॉल की बात करें प्रोपेनॉल बताइए जल्दी से, आपका 73 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 73 नंबर। अगर हम बात करें आपका क्या देखा जाए इसका सामान्य सूत्र एल्डिहाइड का, क्या? एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2NO होता है। ठीक है, इस पे देखिए CnH2NO 2 गुना से आपका, उसके बाद 2 गुना, उसके बाद से ऑक्सीजन, 2 गुना ऑक्सीजन, तो पहले तो हई कट गया, 2 गुना हई हो कट गया, 2 गुना में हमारा सी ऑप्शन आ रहा है, C4H8O। डी नहीं होगा जी, डी नहीं होगा, सी। जितने भी विद्यार्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं आप सभी का करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या? सी। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं अब हम अगला क्वेश्चन 74 नंबर अगर देखें तो कह रहा है कि एथेनॉल में क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। देखिए क्रियात्मक समूह की अगर बात करें तो आपका एल्कोहल, क्या? एल्कोहल की बात करें तो OH इसमें होता है। और बात करें एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में आपका होता है CHO, क्या होता है? बॉन्ड CHO। फिर उसके बाद से बात करें कीटोन, क्या? अगर कीटोन की बात करें तो इसमें आपका होता है CO। उसके बाद से बात करें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो इसका होता है बॉन्ड COOH। यह रहा ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल। एथेनॉल तो एल्कोहल की बात करें तो OH, यही ना होगा आपका C। यानी कि देखा जाए भुवनेश फिर से कराइए सर, गलत कर दिए आप। 73 प्रोपेनॉल की बात करें तो बताओ, हाँ बोलो भुवनेश, क्या का नाम है? प्रोपेनॉल एल्डिहाइड है या? एल्डिहाइड में हमारा CHO होना चाहिए। ठीक है, और हम इसको बात करें तो CH3 CH2, उसके बाद से अगर CHO। ठीक है, तो हमको चाहिए कार्बन की संख्या कितना? कार्बन की संख्या 4 चाहिए, 1 2 3। तो अभी एक और जोड़ा जाए, कहाँ गया जी भाई? कुछ बैठ गया क्या कहीं पे? चलिए यहां से अगर CH3 1 2 3 4 कार्बन की संख्या को गिनेंगे, 2 गुना होना चाहिए, 3 3 6, गड़बड़ हो जा रहा है, 6 2 8, 1 9 हो जा रहा है। 2 3 4, यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो 2 3 4,
ओहो, प्रोपेनल है जी, हम देखो मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ, प्रोपेनल तो प्रोप में 3 कार्बन होगा ना, लास्ट वाला डी जितने भी बता रहे हैं विद्यार्थी, देखो हम मिस्टेक कर दिए हैं, हम संख्या नहीं काउंट कर रहे हैं, हम सूत्र पे चले जा रहे हैं, मिस्टेक हो गया। ये होगा आपका डी होगा, प्रोप में कार्बन की संख्या 3 होती है, तो यहीं से आपका डी हो गया। हाँ हाँ, समझ में आ गया। हाँ हाँ, 3C होना चाहिए। देखो हम वो आपके कमेंट को भी वहाँ पे नहीं देख रहे हैं। चलिए, हो गया, डी ऑप्शन होगा। आते हैं 74, हो गया 75। ब्यूटेनान चतुर का कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक मतलब वही क्रियात्मक। ब्यूटेनॉन है, ब्यूटेनॉन ओन जोड़ रहे हैं ना, इसमें ओन जोड़ रहे हैं, ओन, तो CO यानी कीटोन का है। क्या है? कीटोन। कीटोन में हम सेकेंडरी अनुलग्न क्या जोड़ते हैं? ओन जोड़ते हैं। नहीं, अब देखो वहां पे हम कार्बन की संख्या को नहीं गिन रहे हैं, प्रोपेनॉल पढ़ रहे हैं और कार्बन की संख्या वहां पे दिमाग में नहीं जा रहा था, हम सूत्र को लिखने का प्रयास कर रहे थे। हाँ चलिए, 75 का सी ऑप्शन होगा, कीटोन। ब्यूटेनॉल 2 का आणविक सूत्र आपको कह रहा है कि ब्यूटेनॉल 2 का आणविक सूत्र की अगर बात करें, CH3CH आपका देखा जाए ब्यूटेनॉल ना, तो CH3 आपका, उसके बाद से आपका CH और COH कर दो यहां पे, OH, तो आपका कार्बन 1 2 3 और 2 कह रहा है ना, तो CH3, तो आपका OH अगर यहां हम अगर जोड़ दे रहे हैं और CH3 यहां कर दे रहे हैं तो हो जाएगा OH यहां और CH3 यहां कर दो, तो हो जाएगा 1 2 3 4, हो गया, यह रहा। अब इसमें हम कार्बन की संख्या देखेंगे, 1 2 3 4 और हाइड्रोजन का 3 3 6 3 9 1 10, 4 10, तो O भी होना चाहिए ना, 4 10 O, ए ऑप्शन। 76 का ब्यूटेनॉल OH, दो होगा यहाँ पे। चलो अब बोलो, 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया, सही हो गया ना। चलो, हाँ, संरचना सूत्र सही हो गया, अब बोनस 3 नहीं होगा, 1 होगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलिए आते हैं 76 के बाद 77 नंबर, सजातीय युग्म। सजातीय युग्म में मतलब हमारा देखा जाए तो अंतर CH2 का ही होना चाहिए। सजातीय यहाँ पे देखें तो हमारा मेथेन है और यहाँ पे देख एल्केन है, एल्किन हो जा रहा है, तो यह नहीं होगा। OH है, इसमें एल्डिहाइड है, तो यह भी नहीं होगा। CHO क्रियात्मक समूह दोनों में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। 77 का सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। 78, दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोन प्रक्रियात्मक और समूह वाला, कीटोन की बात करें तो CO, तो CO होगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आयुष कुमार, ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए आप सभी लोग। उसके बाद से अभी आपका 7 बजे से इंग्लिश का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। क्या इंग्लिश का क्लास स्टार्ट हो जाएगा? कल वो सर सो गए थे, क्या करेंगे, आप लोग तो सो ही रहे हैं, वो भी सो जा रहे हैं इंग्लिश वाले सर। एक बार लाइक कर दीजिए और जो भी विद्यार्थी शेयर नहीं किए अपने दोस्तों के पास, शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर एक बार बस शेयर लगा दीजिए, एक दोस्त के पास लगाएंगे ना तो हम लोग 50 पार कर जाएंगे, ठीक है। एक बार बस कर दीजिए, शेयर लगा दीजिए। आते हैं 78 के बाद 79 नंबर। 79 की बात करें, एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक, देखो यह ऑप्शन में थोड़ा हम नहीं दिए हैं। एल्डिहाइड की बात करें तो CHO इसका आंसर हो जाएगा, बॉन्ड CHO, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉन्ड CHO। जैसे हम बी की बात करें तो यह आप, चलो हम दे रहे हैं, ऑप्शन में दे रहे हैं हम ही, यह बांड CO, C बांड की बात करें COOH, और आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? आपका CHO, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको छोड़ देते हैं, कीटोन समूह वाला में, कीटोन में जहां पे हमारा CO होगा वहां पे हो जाएगा आंसर। आते हैं अब IUPAC नाम पूछ रहा है कि एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल की देखा जाए रासायनिक सूत्र CH3COOH, यह कह रहा है ना। इसका IUPAC नाम, तो IUPAC नाम में कार्बन की संख्या 2 है, तो 8
एथ बोलेंगे तो एथेनोइक अम्ल क्या हो जाएगा, अम्ल है ना, तो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, तो एथेनोइक अम्ल आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। सर मैं भी जुड़ गया हूं। हाँ रुपेश बहुत देर से आए हैं आप, क्या हैं कहाँ ये आप कि सो गए हैं, बस यही तो कह सकते हैं ना कि कुछ और काम था। आए सुरेश, रीता 81 का बी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। हाँ 81 का बी आंसर होगा। अगला ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है तो ब्यूटेनॉन, नॉन ब्यूटेनॉन क्या है, कीटोन ना, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन में कीटोन यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। ब्यूटेनॉन में हमारा क्या हो जाएगा, ओन जिसमें होता है ना, ऑल रहता ना, ऑल तो OH होता, ओन जोड़ता है ना, ओन जोड़ रहे हैं इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा 82 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले नंबर कि तेलों को पैलेडियम या निकेल, यह देखा जाए तो यह क्या करता है, उत्प्रेरक रहता है। आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर वसा प्राप्त होती है। अच्छा वसा प्राप्त हो रही है, यह अभिक्रिया निम्न का उदाहरण है। तो यह अभिक्रिया देखा जाए तो आपका संकलन या योगात्मक अभिक्रिया बोला जाता है। संकलन या योगात्मक अभिक्रिया की बात करें तो 82 नंबर का बी, लेकिन 83 का ए, संकलन या इसे बोलते हैं क्या आपका देखा जाए तो योगात्मक, ठीक है। चलिए संकलन या आपका योगात्मक बोला जाता है। 83 का यह योगात्मक भी ध्यान रखिएगा, योगात्मक इसको बोल सकते हैं अभिक्रिया। चलिए आते हैं अगला 84 निम्न में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब यह सब हम नहीं बताएंगे, आप सभी का देखते हैं। 26 विद्यार्थी प्रेजेंट हाल में जुड़े हुए हैं, देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर क्या आ रहा है, संतृप्त, असंतृप्त, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तभी से तो बोल ही रहे हैं, अब इतना आंसर नहीं बताएंगे। हाँ 83 का बी, भुवनेश का 84 का बी आंसर आ रहा है। C2H आपका H, तो C, तो इसकी बात करें C2H, और यह बात करें अगर इसका जो होगा डबल बॉन्ड यानी C डबल बॉन्ड CH2, तो आपका यह H2C, हाँ H इस तरह से कर सकते हैं, हाँ इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि आपका देखा जाए यह H2 होगा, H2C, चार कार्बन हाइड्रोजन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए, तो एथिलीन जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कृत्रिम रूप से फल पका लेते हैं। प्रोपेनॉल जैसे एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह, यानी एल्डिहाइड की बात करें CHO की बात करें तो यह होगा, ठीक है, यह आपका कीटोन है और यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का न्यू स्टूडेंट समीन सबका स्वागत है। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, आपका 86 नंबर निम्नलिखित में एल्किन है। एल्किन का मतलब सीधा पहले हमको समझना चाहिए क्या एल्किन में, कि हमारा कार्बन में 2 हमारा बंद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी तो 2 ही दिया है, लेकिन रही बात कि 2 दिया है तो हमारा क्या होना चाहिए, इसमें 3 हमारा देखा जाए तो यह एल्काइन का है तो नहीं हो पाएगा। 2 का बात करें तो यह दिया है H2C और बांड डबल बांड CH2, ठीक है। तो आपका देखा जाए तो करेक्ट यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा 3 कार्बन बॉन्ड है। तो इस 86 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी दे रहे हैं, अभी आपका मात्र देखा जाए क्वेश्चन और 14 है। 14 क्वेश्चन के बाद ही आप सभी का यह लाइव सेशन समाप्त हो जाएगा। जल्दी से इसको आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आपका इंग्लिश वाले सर अब आते ही होंगे। मोमबत्ती का जलना, दहन, तो दहन में हमारा देखा जाए तो उष्मा देखा जाए तो निकलता है, ऊर्जा देती है ना, यह जो भी हमारा जलने वाला हमारा देखा जाए अभिक्रिया दहन होती है तो उसमें ऊर्जा और प्रकाश निकलता है, तो उष्मा क्षेपी बोलते हैं। यानी जो उष्मा निकालेगा उसको उष्मा क्षेपी और जो उष्मा ग्रहण करेगा उष्मा शोषी। इसका IUPAC नाम पूछ रहा है और यहाँ आपका CH3 है, बताइए इसका क्या हो जाएगा। IUPAC नाम पहले हम क्या करते हैं, जो शाखा रहता है उस शाखा का पहले नाम देते हैं, यानी कि मेथिल, तो मेथिल कितने कार्बन पे, तो यह 1 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, तो 2 मेथिल होगा ना, 2 मेथिल, और यह एल्डिहाइड का है तो प्रोपेनॉल, क्या होगा प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल हो जाएगा। प्रोपेनॉल आपका आंसर आपका देखा जाए तो आपका C आंसर, सॉरी यह B होना चाहिए और आपका उसके बाद से C, तो B ऑप्शन, और इसको बना लीजिए आप C ऑप्शन, ठीक है, इसको बना लीजिए आप C ऑप्शन, ठीक है। चलिए
ये रहा, यानी 88 का बी ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी बता रहे हैं आप सभी का एल्काइन का सूत्र है। एल्काइन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा बंध कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए ना, क्या 3 बंध होना चाहिए ना। तो एल्काइन का हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, यानी कि कार्बन की संख्या 3 और यह हाइड्रोजन का संख्या आपका देखा जाए तो कितना हो रहा है 4, 2 गुना से 2 कम, तो 2 गुना से 2 कम, इसका मतलब यह सही है, यानी कि आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा। हाँ, डी ऑप्शन आ रहा है सीयूजी ऑफिशियल का, 89 का डी आंसर आ रहा है, सीयूजी ऑफिशियल का बी। सर मैं न्यू स्टूडेंट सनी निषाद जी आपका मोस्ट वेलकम है सनी निषाद, कोई बात नहीं। कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट की टाइपिंग क्या कुछ ऐसा विद्यार्थी का आ रहा है। सर टाइपिंग इतना गलत हुआ है, नहीं गलत नहीं हुआ है, हम यह टाइप नहीं कर पाते हैं, ट्रिपल बाइंड के लिए कुछ हमारे पास नहीं था तो हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन याद रखे थे कि कहाँ ये भूलना है, हमको बताना है। ये टाइपिंग में नहीं हुआ है, हम वो लैपटॉप से नहीं टाइप कर पाते हैं, उतना हमें विकास नहीं है। मैं न्यू स्टूडेंट, ठीक है कोई बात नहीं सनी। चलिए आते हैं 90, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है, यानी कि यह भी कह सकता है कि सबसे अधिक किस परमाणु में देखा जाए तो किस तत्व में आपका सबसे अधिक होता है। अरे भाई सनी निषाद आपका हम मैसेज देख लिए हैं, 90 का ए आंसर आ रहा है। कार्बन 118 तत्वों में सबसे अधिक श्रृंखलन का गुण कार्बन में होता है। ईंधन और औषधियों के रूप में किसका उपयोग होता है, तो एथेनॉल C2H5OH ईंधन के रूप में और इसका दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह एथेनॉल एक ऐसा क्या है, कार्बनिक यौगिक है जिसका हम ईंधन के रूप में और देखें तो फिर इसका देखा जाए तो दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चलिए, और क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है एकल बंध, तो एकल बंध आपका संतृप्त में तो होता है। चतुष्फलकीय संरचना होता है, 109 डिग्री 28 आपका मिनट का यह कोण भी बनता है, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं होता है। यह देखा जाए तो एल्किन में होता है, क्या एल्किन में होता है, यानी आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी डी ऑप्शन बता रहे होंगे 92 का आप सभी का करेक्ट, 92 का डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार थोड़ा लाइक पे फिर आ जाते हैं, इसलिए कि अब क्लास हमारा समाप्त होगा। अब कुछ ही सेकेंडों में विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव किस नियम पर है, तो जूल के नियम पर ना, किस नियम पर, जूल के नियम पर आधारित है। आपका देखा जाए तो सी जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा निर्भर करती है, तो H बराबर होता है I²RT, यानी कि आपका देखा जाए तो I क्या है, I आपका धारा है तो धारा पर भी निर्भर कर रहा है। R क्या है, R देखा जाए तो यह आपका प्रतिरोध है, इसका मतलब कि प्रतिरोध पर भी निर्भर कर रहा है। फिर T क्या है, तो T आपका देखा जाए तो समय है, समय पर भी निर्भर कर रहा है। कह रहा है कि धारा पर तो कर ही रहा है, प्रतिरोध पर तो प्रतिरोध पर कर ही रहा है, समय पर तो समय पर कर रहा है, जिसके वजह से इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी जितने भी विद्यार्थी 94 का बता रहे हैं, 94 का आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 का आप सभी का करेक्ट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी पे निर्भर करता है। जूल के नियम का गणितीय रूप अभी हम लिखे हैं, यह गणितीय रूप बोला जाता है I²RT, H बराबर I²RT जूल के नियम के अनुसार आपका गणितीय रूप होता है। फ्यूजदार तार जो होता है किस धातु से बनाया जाता है, यह तो हम नहीं बताएंगे, बता दीजिए आप लोग, हम नहीं बताएंगे। सही बता रहे हैं, नहीं बताएंगे, आप लोग बताएंगे, हम सब बता रहे हैं, क्या मतलब है। हाँ, और थोड़ा एक बार लाइक कर दो मेरे दोस्त, क्या चाहते हो, हमारे दिलों पे इतना काहे वार कर रहे हो आप लोग हैं, हमसे धोखा कर रहे हैं आप लोग। 17 लोग देख रहे हैं और 17 लोगों की बात करें तो 17 लोग जो देख रहे हैं बस 35 लाइक है, इस टाइम 37 लाइक हुआ है। 2 लोग विद्यार्थियों से कहे हैं तो वो हमारे से मतलब कि प्यार कर लिए हैं। बताइए आप 20 लोग हैं, प्यार आप लोग नहीं करेंगे हैं, ये ऑप्शन दे रहे हैं, हम अब ऑप्शनों नहीं देखेंगे, बस पहले लाइक को पहुंचाइए, पहले 50 पहुंचाइए तब हम आगे बढ़ेंगे। बी आंसर आ रहा है
एल्युमिनियम का बना होता है, तांबा का नहीं, एल्युमिनियम का नहीं, लोहे का नहीं, तो यह बना होता है टीन। Sn प्लस आपका Pb से मिलकर के बना होता है क्या, तो यह आपका देखा जाए फ्यूज तार क्या होता है, आपका फ्यूज जो तार होता है आपका देखा जाए यह बना होता है किससे, किससे, यह आपका टीन क्या होता है आपका देखा जाए तो टीन और आपका शीशा से मिलकर के बना होता है। ठीक है, टीन और शीशा से मिलकर के बना होता है। यानी आप सभी का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, अरे पहुंचा दो भाई, 38 अब पहुंचा दिए हो बस, और 12 तो करना है, और 21 लोग विद्यार्थी देख रहे हैं। जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए आप लोग। चलिए अब देखिए, विद्युत हीटर में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत हीटर, अरे वाह क्या वाकई में कहे ना, तो यह बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए हीटर, इसका आंसर आप लोग बताइए। हीटर, गर्मी में हीटर वाला गरी बहुत चलता गाना दे सुन ले बड़ा जना हैं, कि हीटर का करी, जितना तू कर दे वह हीट उतना हीटर का करी। तो बात सही बा भाई, रजऊ हीटर का कहे, कुछ ऐसा ऐसा गाना आ जाता है ना सुन करके ना स्टूडेंट राह। ठीक है, आपका स्वागत है अनु गौतम। 97 का बी, रजऊ हीटर का करी, देख ल जा हीटर आ गया बा रजऊ वाला। हाँ, अब आते हैं कि हीटर की बात करें तो हीटर में जो हमारा प्रयोग होता है नाइक्रोम तार का। अब रही बात की एक क्वेश्चन है, हम इसका आंसर तो देंगे ही देंगे। हीटर जो आपका देखा जाए, हीटर में नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम किस किस धातु से मिलकर के बनी होती है, थोड़ा एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए तो देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका आंसर दे रहे हैं। नाइक्रोम बताइए जल्दी से, इसका आंसर कमेंट कीजिए कि नाइक्रोम जो होता है आपका यह किससे किस करके किससे मिलकर के बना होता है, यानी नाइक्रोम। बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले किस विद्यार्थी का आंसर आ रहा है, क्या जानकारी है नाइक्रोम की बात करें तो। देखिए हम बता दें कि नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ विद्यार्थी हैं जो बता देंगे, उनके पास इतना काबिलियत तो है ही। हाँ ठीक है भाई, स्टूडेंट रॉ 3 हम देख लिए हैं, आपका मोस्ट वेलकम भी बोले हैं कि आपका जो देखा जाए जो नए हैं आप हमको प्रसन्नचित कर दिए हैं आ करके, आपकी ये कमेंट पढ़ करके हमें खुद खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। निकिल और क्रोमियम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखा जाए तो यह निकिल और आपका सीआर बझुआ वाला ना ही जो मुख में रहे ना सना ही, निकिल, ठीक है, निकिल, ठीक है। उसके बाद से आपका क्रोमियम, यह ऐसा दो धातु है जिससे हमारा देखा जाए तो नाइक्रोम मिलकर के बना होता है, और इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, जिसके कारण यह देखा जाए तो गलता नहीं है। आते हैं अगले नंबर, ऊष्मा उत्पन्न करने वाले उपकरणों में उच्च प्रतिरोध तार क्यों उपयोग होता है। मतलब आपका देखले बड़ा जब बल्ब में फिलामेंट लगल है तो ओकर प्रतिरोध काहे ऊंच होला, हीटर में देखब तो नाइक्रोम लगल है तो ओकर प्रतिरोध काहे ऊंच होला, ई पूछा था। तो उच्च का मतलब कि हमके जहाँ ऊष्मा उत्पन्न करे के रहेला ना, जैसे हीटर से हमारे का ऊष्मा चाहिए, तो ऊष्मा जहाँ उत्पन्न करे के रहेला वो वायर का, वो तार का प्रतिरोध का होला बढ़ा देला जाला, बढ़ा देला से उका होला ऊष्मा देवे लगेले। ठीक है ना सर जी, ब्रो RWA है तो उसको, अरे भाई तो राही ना पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे उसको, राही ना बोलोगे, RWA। हाँ, CCC स्टूडेंट फुल फ्रॉम रोजगार विथ अंकित। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, रोजगार विथ अंकित उनको हम भी जानते हैं, निर्मल गहलोत को, जिसपे आपके पढ़ाते हैं कौन, गौरव सर हैं, कुमार गौरव, हम पढ़े हैं, इतना भी बताने का कोई वो नहीं है, हम जानते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है, टंगस्टन ना, टंगस्टन। आते हैं अगले क्वेश्चन, यदि धारा 2 गुनी कर दी जाए तो उत्पन्न ऊष्मा, वाह रे पट्ठा वाह, यह क्वेश्चन ही बहुत। I² RT, इसमें हम I का मान कर रहे हैं अधिक, क्या कर रहे हैं 2I कर दे रहे हैं, और इसका स्क्वायर करेंगे तो यह 4I² हो जाएगा, यानी कि देखिए यह संख्या आ रही है 4 गुनी, यानी कि 4 गुनी हो जाएगी, यह
क्या हो जाएगी, आई का मान, धारा का मान अगर हम 2 गुना कर दे रहे हैं तो उत्पन्न ऊष्मा का जो मान होगा वह 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ 4 टाइम। वेरी गुड। आते हैं अब, यह आपका घलुआ क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आपका देखा जाए जब हमारा करंट का मान अधिक हो जाएगा तो उससे सुरक्षा के लिए करते हैं। और यह लास्ट क्वेश्चन की विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव उपयोग में आता है। बस लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ यह लाइव सेशन को समाप्त करते हैं। और अभी आपका 7 बजे से जो देखा जाए तो इंग्लिश का क्लास चलेगा, लेकिन उससे पहले हम देखें तो लाइक की संख्या आज आप लोग विद्यार्थी लोग 42 पहुंचा दिए हैं और बस 8 लोग और लाइक कर दीजिए, जबकि अभी विद्यार्थी लोग 16-17 विद्यार्थी वर्तमान में जुड़े हुए हैं। बस आप सभी लोग बस इसको 40 से 42 से आपका बस 50 करना है। बस 8 लोग विद्यार्थी लोग जो लोग लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। ये कौन सी बात हुई सर, अगर क्वेश्चन ला दीजिए अभी कम है। अरे नहीं नहीं, आप लोग आज बहुत प्यार दिए हैं। आप सभी का यह प्यार देख करके हमारा दिल जो है बाग बाग हो गया है, फूल गया है, गदगदा गया है, एकदम 56 हो गया हो मोदी जी सन, ये बड़ा चौड़ा होके। बाय, स्कूल जाऊंगा। हाँ ठीक है सुरेश फिंगल, जाइए। ठीक है, जितने भी विद्यार्थियों का अगर काम है तो आप लोग अपना काम में प्रस्थान हो जाइए, बाद में देख लीजिएगा वीडियो। हाँ, और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं बस इतना थोड़ा बता देंगे ना तो एकदम मजा आ जाएगा। अरे बते नहीं है कि रजऊ हीटर का करी, अबे तो सुना देनी अब का। अरे हम अब बनारस भुवनेश्वर आपको तो जानते हैं, बीएचयू में पढ़ते हैं, बोले थे आप। हाँ तो बोल देना हम कि रजऊ हीटर का करी, जितना तू कह देब हीट उतना हीटर का करी। हाँ, गाजीपुर से वो सीजी टिंकल ना, ये वाला नहीं। अब का ना सर, मेरा कमेंट क्यों नहीं होता है, काहे नहीं होगा दानिश, कमेंट तो आ ही रहा है। ठीक है, सैनी निषाद, ठीक है। जितने और लाइक अभी लोग नहीं पहुंचाए हैं बताइए, 43 है, दिखा दें आपको लाइक, हम दिखा दें, आप लोग अपने में खुद देख लीजिए। बस 17 लोग अभी फिलहाल देख रहे हैं, लाइक नहीं करेंगे 50, हमारा तो देखल जाओ 44 और बस 6 लोग कर दीजिए, बस 50 पूरा कर दीजिए। फिरोजाबाद, सैनी निषाद आप फिरोजाबाद से हैं। दिल्ली से रोहित देख रहे हैं, नहीं हो रहा था। अच्छा, नहीं तो कमेंट जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा ना। स्टडी लवर यूपी 80 से, अरे इतना हमको नहीं पता है, 80 वालों कमेंट कर दो ना, उसका नाम कमेंट कर दो ना अभी 7 बजे से। अररिया, यानी अररिया मतलब कि बिहार ना। हाँ ठीक है, तो आप सभी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि इतना आप सभी लोग ने 2 घंटा हमारे साथ जुड़ करके और आज 102 क्वेश्चन को क्या किए हैं, खत्म किए हैं। और कल से आपका क्वेश्चन ऐसे ही 50 बहुविकल्पी मिलेगा, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी मिलेगा। अब क्वेश्चन लांग को हम धीरे धीरे जैसे मैथ में लांग लेकर आ रहे हैं उसी तरह से अब इसमें भी लेकर आएंगे, तो आप सभी लोग जुड़िएगा। भुवनेश मेरी शादी कब होगी? अरे भाई अभी 10th में पढ़ रहे हो, अब ये करोगे क्या? आगरा से, अच्छा गाजीपुर, हाँ शिव जी आपको तो जान चुके हैं। चलो हमारे पास में ही हो गाजीपुर, बलिया कहाँ, बहुत नजदीक है ना। 44 लाइक है, 6 लोग नहीं करेंगे का जी आप लोग? जबरदस्ती आज करवा करके हम रहेंगे बस। सर आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू रोहित, थैंक यू। आप लोग, हम अच्छे नहीं हैं, आप लोग अच्छे बना दे रहे हैं हमको, ठीक है। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि हम एकदम बिगड़ल बानी, एकदम खराब ना तो हम सही हो जाए भाई, तब हमें भी बुलाइएगा। हाँ हाँ हाँ, भुवनेश पार्टी कर देना पूरा शादी में। सर ये सब बुलावा क्वेश्चन था, हाँ हलवा क्वेश्चन था, हाँ सही बात है, उसमें न्यूमेरिकल ला देंगे थोड़ा सा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है कोई बात नहीं भुवनेश, उसको भी हम जुगाड़ में हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन को टाइप कर रहे हैं। आप जो बोले थे न्यूमेरिकल ना, ट्विंकल, पहले आप फिर हम लोग, हाँ हाँ। अरे टिंकल का पहले उसके बाद से। हाँ टिंकल का जरूरी है, इसी का शादी करा दो पहले।
आप लोग भी गजब हो। चलिए ठीक है, तो फिर हम इतना ही पे लाइव सेशन को समाप्त करते हैं। अभी आपका 2-4-5 मिनट लेट होगा, क्योंकि हम अभी 7:02 पे फिर लाइव हैं, तो थोड़ा इंग्लिश का क्लास को लेट होगा। ठीक है, तो ज़्यादा लेट नहीं होगा, उसके बाद से हम लाइव सेशन करवाते हैं इंग्लिश सर से। और आप सभी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तरफ से भी, और दिल से धन्यवाद कि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें ऐसे ही मेहनत करके। ठीक है, जारी रखिएगा मेहनत, बस आपका जब तक पेपर ना हो जाए। ठीक है, टिंकल के शादी में भेजवाएंगे डीजे। सर अब कहाँ से लाइव क्लास चलाते हो? बलिया 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 में आपका नगरा, जानते हो नगरा? बलिया जिला से हैं हम। ठीक है, बलिया की बात करें तो बलिया में हम हैं नगरा से। कहाँ से? तो नगरा से। ठीक है, नगरा से। ठीक है, नगरा नगर पालिका। चलिए, तो फिर यहीं पे लाइव सेशन को समाप्त करते हैं, और आप सभी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।